जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग के खिलाफ 2 डिस्पल्स जो होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं और इसकी वजह से राउंड रॉबिन मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें को डिस्पल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे किंग सेक्ट का को डिस्पल भी आ जाता है वांग युन और रेफरी अनाउंस कर देता है कि वांग युन वर्सेस पू जिंगयू। तो चैप्टर नंबर 41 की स्टार्टिंग होती है। वांग युन बोल रहे थे कि लूजंग मैं तुम्हारे साथ मैच करना चाहता हूँ। तो जो युन बोल रहे थे कि लूजंग तुम्हें फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है खुद को। तो लूजंग बोलता है अभी टाइम नहीं है हमारा फाइट करने का। वांग युन बोलता है कि तुम भीगी बिल्ली क्यों बन रहे हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि लोग मुझे बोलें कि मैं एक वीक इंसान को तंग कर रहा हूँ और ऊपर से मैं अपनी कल्टीवेशन को भी दबा दूंगा तुम जैसे स्काई रेलम कल्टीवेटर को फाइट करने के लिए। लूजंग बोलता है मैं तुमसे डरता हूँ। वांग युन अगर मेरा और तुम्हारा मैच होगा तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को दबाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे भी हरा सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो डिस्पल्स में शोर मच जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि तुमने सुना ध्यान से। लूजंग श्योर है कि वो स्ट्रॉन्गर है वांग युन के मुकाबले। पर एक डिस्पल बोल रहा होता है पर वांग युन जो है वो सेलेस्टियल रेलम में है। तो एक बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो वांग युन लूजंग को बोल रहा होता है कि ठीक है अगर तुम राउंड रॉबिन मैच में बाहर नहीं हो जाओगे पहले ही तो हमारा मैच पक्का ही होगा। तो वहाँ पे पूजिंग जैन आ जाता है जो कि हुआलिंग पीक का होता है सेलेस्टियल रेलम में होता है। पूजिंग बोलता है कि वांग युन तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। वांग युन बोलता है अच्छा तुम मेरे ओपोनेंट हो। तो पूजिंग बोलता है हाँ। फिर वो अपने फैन से अटैक करता है और एक स्पाइडर वेब वांग युन की तरफ भेज देता है। वो बोल रहा होता है वांग युन को कि तुम्हारी बदतमीजी की वजह से तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो, अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, अब तुम इनर पार्ट में डिवाइन नेट के तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। वो अपने फैन से उन स्ट्रिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है डिवाइन नेट की। वांग युन वहाँ पे फंसा होता है। पूजिंग बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेपन भी होगा फिर भी वो मेरी डिवाइन नेट को नहीं तोड़ सकता है और नहीं काट पाएगा। वो हंस रहा होता है और वांग युन स्माइल देता है और अपने फिर आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है जो कि एक स्केलेटन टाइप का आर्मर होता है जिसकी आईज ग्लो कर रही होती है रेड कलर से। पूजिंग सोच रहा होता है कि ये तो एक डिमोनिक टेक्निक है। तो इंस्ट्रक्टर वन भी बोल रहा होता है कि किंग सेक्ट जो है वो डिमोनिक टेक्निक्स को मना नहीं करता यूज करने के लिए, पर कोई इंसान डिमोनिक टेक्निक्स को लर्न नहीं कर सकता दूसरों को मारने के लिए। जोयुन बोल रहा होता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर बनने का रास्ता वो बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, पर एक बार तुम उसकी टेक्निक को लर्न कर लोगे तो तुम आम कल्टीवेटर से बड़े ज्यादा पावरफुल होगे। वांग युन जो होता है वो उस डिवाइन नेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो बड़ी आसानी से उस नेट से बाहर आ जाता है। वो सारी नेट होती है वो टूट जाती है। फिर वांग युन एकदम से पूजिंग के सामने आ जाता है और उसे पंच मारने लगा होता है। पूजिंग सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो राउंड रॉबिन मैच है वो अफेक्ट करेगा मेरी स्टैंडिंग को अगर मैं हार जाऊंगा तो। पूजिंग पीछे की तरफ कूद जाता है और फिर हवा में उड़ जाता है। वांग युन अपने जो आर्मर के पंख को एक्टिवेट करता है और हवा में उड़ जाता है और पूजिंग की तरफ आ रहा होता है। पूजिंग बोल रहा होता है तुम मुझे फोर्स मत करो मेरा हाथ उठाने के लिए। फिर वो अपने फैन से अटैक करने लगा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया, मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो अपने फैन को वांग युन की तरफ फेंक देता है और अपने अटैक को यूज करता है डिवाइन गोल्डन फ्लावर फैन। वो फैन वांग युन की तरफ आ रहा होता है घूमते घूमते, पर वांग युन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो स्माइल करता है, फिर अपने अटैक को यूज करता है डिमोनिक स्केलेटल कवरिंग टेक्निक और उससे रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। पूजिंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि आर्मर क्या इवॉल्व कर सकता है। जो वांग युन का आर्मर होता है वो पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है और उसको पूरी तरह से कवर कर रहा होता है। पूजिंग सोच रहा होता है कि मेरा जो सबसे पावरफुल अटैक था वो भी जो इस आर्मर पे स्क्रैच भी नहीं छोड़ पा रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता है, हमने तो अभी वांग युन के मूव को भी नहीं देखा अच्छी तरह से। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ये तो एक अटैक भी नहीं टिका, पर कर भी कह सकते हैं वांग युन के सामने। लूजंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे वांग युन बकवास ही नहीं करता है, सिर्फ वो कर भी सकता है चीजों को। तो रेफरी अनाउंस करता है कि वांग यान मियो वर्सेस लूजंग। लूजंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो जोयुन बोल रहा होता है कि लूजंग तुम ठीक हो। लूजंग फिर स्माइल करके बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं बड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं किसी इंसान को बहुत बुरी तरह से मारना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे वांग यान मियो आ जाता है वैसे अपने लोटस के ऊपर चढ़ के। उसकी एंट्री से जो फीमेल डिस्पल्स होती है वो पागल हो जाती है, भाई लेडी किलर है। तो वो लड़की बोल रही होती है जो लूजंग के शरीर में छेद करना चाहती थी कि ये वांग यान मियो जहाँ पे भी आता है वहाँ पे शोर मच जाता है, ये मेरे को बड़ा बदतमीज और बेकार लगता है, इसको इतनी ज्यादा ग्रैंड एंट्री करने की क्या जरूरत है, चुपचाप भी तो आ सकता है। तो वो लड़का होता है उसके साथ, वो बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर मो तुम ये नहीं चाहते कि इसके शरीर में भी होल करना, वांग यान मियो के शरीर में भी। वो लड़की बोलती है कि इतना ज्यादा खास भी नहीं कि मैं इसमें छेद करूं, अगर मेरा मैच होगा इसके खिलाफ तो मैं इसे पीट सकती हूँ। भाई ये लड़की का कुछ चक्कर है लूजंग से। वांग यान मियो आ जाता है लूजंग के सामने और बोल रहा होता है कि हमारा 3 साल का प्रॉमिस अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, अगर फाइट करना चाहते तुम तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर लूंगा। लूजंग बोलता होल्ड तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हंसता और बोलता है ये बड़ा ज्यादा अच्छा जोक था। वांग यान मियो बोल रहा होता है कि कैसे जोक। तो लूजंग बोलता पहली बात मैं नहीं चाहता तुम अपनी पावर्स को होल्ड करो, तुम क्वालिफाइड नहीं हो ऐसा करने के लिए, और दूसरी बात ये अगर तुम मेरे सिस्टर का दिल चाहते हो तो वो तुम सपने में ही ले सकते हो। तो जो डिस्पल्स होते हैं उनमें शोर मच जाता है। वो बोल रहे होते क्या लू यान जो लूजंग की छोटी बहन है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, अगर ये सच है तो ये दोनों भाई बहन का टैलेंट तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है अच्छा इसलिए लूजंग का थोड़ा मूड खराब था रिसेंटली, ये इसकी वजह से था वांग यान मियो की वजह से, क्योंकि उसकी बहन को छेड़ रहा था। फिर वांग यान अपनी एनर्जी से लोटस को क्रिएट कर लेता है, लोटस को क्रश करके बोलते है कि लूजंग अब तुमने सक्सेसफुली मुझे गुस्सा दिला दिया है। फिर वो और भी लोटस को क्रिएट कर देता है अपने अराउंड और बोलता है पर ये एक्सपेक्ट मत करना मुझसे कि मैं मिस्टेक करूंगा, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ इसलिए तुम्हें पे करना पड़ेगा जो तुमने मुझे अभी बोला है। फिर लूजंग भी अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर लेता है। जो पैट्रियाज होता है वो बोल रहा था कि एल्डरजू मुझे लग रहा है मेरा रोल जो है पैट्रियाज का वो ऐसे बेकार सा है, तुम्हें क्या लगता है। तो जो एल्डरजू होता है वो बोल रहा था कि पैट्रियाज तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो पैट्रियाज बोलता है इस डिस्पल के पास बड़ा ज्यादा पोटेंशियल है और ऊपर से लू यान का ब्रदर है और मैं क्योंकि सेक्ट का पैट्रियाज पर मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं है। तो एल्डरजू भी बोल रहा होता है अब मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो पैट्रियाज बोलता है कि मेरे पास बड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टिगेटर्स के रिलेटेड, उन्होंने ये कभी रिपोर्ट नहीं किया मुझसे कि लूजंग जो है वो प्यूगेटरी माउंटेन में गया था पहले, क्या वो अंधे हो गए हैं क्या,
ये अभी तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, इसको इन्वेस्टिगेट करो मेरे लिए। एल्डर जू के पसीने छूट गए होते हैं, वो बोलता है ठीक है मैं ऐसे करूंगा। वांग यानमियो जो होता है वो अपने लोटस को एक रोप टाइप में क्रिएट कर रहा होता है और लूजेंग की तरफ भेज रहा होता है। वो लोटस बिल्कुल लूजेंग की तरफ आ जाता है और लूजेंग सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा परफेक्ट है, मैं अब अपनी डिमोनिक इनिशिएट एनर्जी को यूज कर सकता हूँ इन लोटस की पावर को यूज करने के लिए और उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। लूजेंग एक लोटस को पकड़ लेता है और उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लोटस एक्सप्लोड हो जाता है। लूजेंग बार बार बचता है पीछे कूद के, पर फिर भी जो उसका प्रेशर होता है एक्सप्लोजन का वो उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल देता है। लूजेंग वांग यान की तरफ देख रहा होता है और वांग यान बोलता है मुझे पता है तुम्हारी इनिशिएट एनर्जी बड़ी ज्यादा अजीब है, जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम प्यूगेटरी माउंटेन में तुमसे फाइट की थी ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे लोटस को खा रहे हो, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो, वो भी अपनी इनिशिएट एनर्जी की वजह से ही। फिर वांग यान अपने लोटस के ऊपर चढ़ के अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है। उस प्रेशर की वजह से लूजेंग दब रहा होता है बड़े गंदे तरीके से। वांग यान बोलता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने के टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा, मैं चाहता था कि तुम सिंसियरली डिफीट को एडमिट कर लो। तो लूजेंग बोलता है कि तुम्हें अपनी टेक्निक पे काम करना चाहिए, अपने बकवास करने पर नहीं, ये सिर्फ 10 टाइम ज्यादा नॉर्मल ग्रेविटी से, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर तुम इतने कर सकते हो तो तुम वेट करो मेरा तुम्हारी स्किल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो वांग यान फिर अपनी फिंगर को यूज करता है और बोलता है कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा हैवी बना सकता हूँ। फिर वो अपनी फिंगर को मूव करता है और बोलता है फ्लावर पिकिंग फिंगर, और जो वेट होता है वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लूजेंग का वेट इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उस ग्रेविटी की वजह से कि जो सरफेस होता है उसके नीचे वहाँ पे भी गड्ढा हो जाता है। वांग यान बोल रहा होता है कि तुम मेरी ग्रेविटी के नीचे कुछ नहीं कर सकते हो और तुम ऊपर से इतने ज्यादा कैपेबल भी नहीं हो कि मैं अपने वेपन को यूज करूँ तुम्हारे खिलाफ। पर उस पावरफुल ग्रेविटी की वजह से भी लूजेंग के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लूजेंग बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। वांग यान फिर अपनी पावर को इंक्रीज करता है और जो ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और लूजेंग के ऊपर और प्रेशर पड़ रहा होता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वांग यान मियो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, इसने लूजेंग को फोर्स कर दिया ग्राउंड पर, वो भी सिर्फ अपनी एक फिंगर को यूज करने से, इसके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। पर एक डिस्पल बोल रहा होता है जो वांग यान मियो है ये तो अपने लोटस को यूज कर रहा है जो कि इसके पैर के नीचे है ग्रेविटी को चेंज करने के लिए, इसलिए जो ये स्ट्रेंथ है ये अकेली वांग यान मियो की नहीं है, ये इसकी लोटस की भी है। वेल एक्चुअली लोटस भी वांग यान मियो का। ये डिस्पल्स थोड़े नशे में लग रहे हैं मेरे को, भाई लूजेंग के फैंस है। वांग यान बोलता है लूजेंग तुम्हारा सेल्फ डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब तुम्हारी एक फिंगर को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लूजेंग सोच रहा था कि इतना ज्यादा टाइम हो गया मुझे वाम वाम फील किए हुए मेरी बॉडी में, ये ऐसे करता रहेगा तो मुझे लगता है कि मेरी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वांग यान बोलता है कि तुम्हारा फ्लाइंग नाइफ कहाँ गया और तुम्हारे ऊपर से स्पिरिट अटैक्स भी कहाँ गए, उनको क्या हुआ, तुम उन्हें यूज नहीं करोगे क्या। तो बाकी डिस्पल्स में फिर से शोर मच जाता है और वो बोल रहे थे कि लूजेंग के पास अभी वेपन्स भी हैं और फ्लाइंग नाइफ भी है, उसने तो ये कभी भी यूज नहीं किया। तो एक डिस्पल बोल रहा था चाहे कोई सेलेस्टियल एलम का ही क्यों ना हो, स्पिरिट अटैक से बचना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि अभी और भी है लूजेंग के पास जैसा हमने सोचा था। तो लूजेंग उस क्रिएटर में से बोल रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मुझे पता है, पर तुम वांग यान मियो मुझसे बड़े ज्यादा वीक हो। फिर लूजेंग उस क्रिएटर में से जंप कर देता है और बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम इस छोटी सी थोड़ी सी ग्रेविटी को यूज करके मुझे मार सकते हो दबा दबा के, पर सच हमेशा और होता है कुछ, मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारी इस टेक्निक से। लूजेंग भाग रहा होता है और वांग यान मियो अपने फिंगर से डिफरेंट एरियाज पे जो होता है वो ग्रेविटी को इंक्रीज कर रहा होता है। वो एक्चुअली पूरे रहना की फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकता है ज्यादा ग्रेविटी से, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी में कर रहा होता है, पर जहाँ जब वो कर रहा होता है ग्रेविटी को इंक्रीज वहाँ बड़े ज्यादा डीप क्रिएटर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। प्रीवियस चैप्टर में देखा था लूजेंग भाग रहा होता है और वांग यान पर्टिकुलर एरिया में अपनी ग्रेविटी को इंक्रीज कर रहा होता है। ग्रेविटी की इंक्रीज होने से अरेना में गड्ढे हो रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 42 की स्टार्टिंग होती है, लूजेंग भागता और जंप करके बिल्कुल वांग यान के ऊपर आ जाता है और वांग यान को पंच करने लगा होता है। लूजेंग बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ भाग ही सकता हूँ। वो वांग यान की तरफ पंच करने लगा होता है, पर वांग यान जो होता है वो अपने लोटस से एक ट्रायंगल टाइप क्रिएट कर लेता है, पर लूजेंग अपनी फुल फोर्स से पंच कर रहा होता है, वो भी अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज करके, जिसकी वजह से जो लोटस होते हैं वो लूजेंग के अपने बनने लग पड़ते हैं। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो लोटस है वांग यान के इनको लूजेंग कंट्रोल कर रहा है। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे होते हैं कि लूजेंग की जो स्किल है वो दूसरों की इनिशिएट एनर्जी को खा सकती है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि लूजेंग लोटस से दूर जा रहा है, इसकी वजह से लूजेंग के लिए मुश्किल हो गया उसको यूज करना और उसको डिवोवर करना। वांग यान बोलता है कि तुम्हारी इनिशिएट एनर्जी को मैंने पहले भी देखा और मैंने इससे लर्न किया है कि मैं पिछली बार कैसे क्या गलती कर रहा था, मैं अपनी पहले वाली गलती को कैसे रिपीट कर सकता हूँ। फिर लूजेंग जिस लोटस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है वो वांग यान उनको ब्लास्ट करवा देता है। वांग यान बोलता है तुम्हारी फिस्ट टेक्निक जो है वो मैंने पहले से काउंटर कर दी है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो, अब तुम और किस चीज के ऊपर रिलाई कर सकते हो। लूजेंग बोलता है चलो मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम मेरा क्या ही उखाड़ सकते हो। तो वांग यान बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम अनडिफीटेबल हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग स्किन और बोन्स हैं। फिर वांग यान अपनी स्वॉर्ड को बुला लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि स्वॉर्ड से तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ये नॉर्मल डिवाइन वेपन नहीं लग रहा हमें। वांग यान बोलता है स्वॉर्ड का नाम जेंटलमैन स्वॉर्ड है। भाई ये कैसा नाम है, ये यूनलोंग डायनेस्टी में क्यूंगलोंग एम्परर के द्वारा चलाई गई स्वॉर्ड है। तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो चलो देखते हैं ये मेरे ब्लेड को ब्लॉक कर सकती है कि नहीं। लूजेंग स्माइल करता है और बोलता है एंशिएंट डिवाइन वेपन, ये अमेजिंग लग रहा है मुझे, पर इसका अमेजिंग और ना अमेजिंग लगना तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब ये मेरे को काट पाएगी। फिर लूजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को यूज करता है और वांग यान की तरफ भेज रहा होता है। वांग यान अपने लोटस के ऊपर होता है। फिर वांग यान छोटे छोटे लोटस को क्रिएट करता है और उन सभी फैंटम्स को एक ही साथ में अटैक कर देता है। वो फैंटम्स पीछे जाके गिरते हैं। वांग यान बोल रहा होता है मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया, तुम सेकंड लेयर ऑफ स्काई रेलम में हो पर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्पीड कैसे है। लूजेंग वहां से भाग रहा होता है और वांग यान उसके पीछे पड़ा होता है स्वॉर्ड को लेके। वांग यान बोलता है जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है रिलाई करने के लिए, तुम अब सिर्फ भाग ही सकते हो। तो एल्डर जो बोलता है कि पैट्रियाशी क्या हमें हेल्प करनी चाहिए लूजेंग की। तो पैट्रियाश बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, अभी हम देख सकते हैं कि वांग यान इस बच्चे के पीछे पड़ा है, पर तुम इसकी शक्ल
शक्ल को देखो, तुम्हें लग रहा है कि इसके फेस में एक भी डर का माहौल या डर का एक्सप्रेशन? मेरा गैस यही है कि बच्चा भी कुछ प्लान कर रहा है और इसके पास है कोई अटैक। फिर वांग यान बिल्कुल लू जेंग के सामने पहुंच जाता है और लू जेंग को अटैक करने लगा होता है, पर लू जेंग उसे डॉज कर लेता है। लू जेंग वांग यान की तरफ देख रहा होता है और वांग यान बोलता है कि तुम अब मारे जाओगे। वांग यान अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा होता है लू जेंग की तरफ और लू जेंग अपने पंच को यूज करने लगा होता है अपने डिमोनिक एनर्जी से कोट करके। तो जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लू जेंग को अपना हाथ नहीं चाहिए क्या? ये कि अपने फिस्ट को यूज करना चाहता है स्वॉर्ड के खिलाफ? क्या ये पागल हो गया है? अब तो लू जेंग हार ही जाएगा। फिर लू जेंग अपनी डिमोनिक एनर्जी को स्टार एनर्जी से भी कोट कर लेता है और अपने पाम से अटैक करने लगा होता है वांग यान की तरफ। वांग यान सोच रहा होता है कि तुम पहले अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करके राइट हैंड से अटैक करना चाहते हो, पर ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। पर लू जेंग अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करता है स्वॉर्ड के ऊपर और स्वॉर्ड जो होती है वो वाइब्रेट करने लग पड़ती है। वो एक सेकंड में तो वांग यान के हाथ से छूट ही चली होती है, पर वांग यान उसे फिर से पकड़ लेता है। एल्डर जू बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है लू जेंग की इस ट्रिक को देख के। पैट्रियट भी बोल रहा था कि ये बच्चा इतनी जल्दी नहीं हारेगा। लू जेंग उसकी तरफ आ रहा होता है वांग यान की तरफ। वांग यान बोल रहा होता है कि ये सही नहीं है, ये डिस्टेंस बड़ा ज्यादा क्लोज है, मैं अपने लोटस को ऐसे फॉर्म नहीं कर सकता हूँ। लू जेंग अपनी स्टार एनर्जी और डिमोनिक एनर्जी से अपने हाथ को कोट कर लेता है और उसे पंच मारने लगा होता है, पर वांग यान उसे रोक लेता है। पर फिर लू जेंग अपनी बाजू से उसे मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है और लू जेंग फिर उसे पेट में पंच मारता है और उसके मुंह से खून निकलाता है। लू जेंग क्लोज कॉम्बैट में बड़ी अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है। फिर वांग यान बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। लू जेंग थोड़ा पीछे हो जाता है। वांग यान एक लोटस को क्रिएट करता है, पर लू जेंग अपने पंच से उसको तोड़ देता है और फोड़ देता है। वांग यान बोल रहा था कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं ऐसे डर जाऊंगा? तुम सिर्फ अपने हाथों से लड़ रहे हो। फिर लू जेंग अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है सभी को और वांग यान को पंचेस मारने लग पड़ता है। एक पंच वांग यान को लगता है और वांग यान पीछे बैरियर से जाके टकराता है और गिर जाता है। वांग यान बोल रहा था कि मैंने अभी तक अपने लोटस बैटल आर्मर को यूज नहीं किया है, सच बोलो तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लू जेंग बोलता है कि तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, अपने लोटस आर्मर को जल्दी से यूज करो, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ प्रिपेयर होने के लिए, मैं तुम्हें एक और चांस भी दे दूंगा। वांग यान के मुंह से खून निकल रहा होता है। लू जेंग बोलता है कि तुम सरेंडर कर सकते हो, मैंने तुम्हें पहले बोला है कि तुम्हें 3 साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जो करंट हो मेरे सामने वो जरा भी पावरफुल नहीं है और मेरे ओपोनेंट नहीं हो। अगर हम सच्चाई को देखें तो तुम बोल रहे हो तुमने अपने लोटस बैटल आर्मर को यूज नहीं किया है, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को अभी तक यूज किया क्या? तो वांग यान बोलता है कि मैं सेलेस्टियल रेलम का डिस्पेल हूँ, मैं एक सेकंड लेयर के स्काई रेलम के डिस्पेल को कैसे नहीं हरा सकता हूँ? अगर मैं ऐसे हार जाऊंगा तो मैं खुद को जीनियस कैसे बोल सकता हूँ? तो लू जेंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा और इसके मार्शल आर्ट्स का वे जो है वो चेंज हो जाएगा, मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर होता है वांग यान का, वो सोच रहा होता है कि वांग यान मियो जो है वो मेरा फेवरेट डिसिपल है, पर ऐसा लग रहा है कि ये पागल हो रहा है हार की वजह से, पर मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसकी हेल्प कर सकूं। तो डिस्पेल्स बोल रहे होते कि वाह लू जेंग तो बड़ा ज्यादा कमाल का है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू जेंग बोलता है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अब से 3 साल के बाद तुम मुझसे दोबारा फाइट करना, पर मुझे पता है तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, पर फिर भी तुम्हारे पास विल पावर होनी चाहिए ताकि तुम मेरा पीछा कर सको और स्ट्रॉन्ग बन सको। पर ये मेरे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ पे मारे जाओ, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, यहाँ पे और भी ज्यादा एरिया है ईस्टर्न प्रोविंसेस के अलावा। तो तुम्हारा जो सो कॉल्ड प्राइड है, तुम्हारा जो घमंड है, वो तुम किस लिए रखते हो? तुम खुद के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो? तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वांग यान का, वो बोल रहे थे लू जेंग तुम जीत चुके थे, तुम वांग यान को क्यों तंग कर रहे हो? तो लू जेंग उसकी नहीं सुनता और बोलता है वांग यान को कि ऐसे क्यों नहीं करते तुम कि तुम वापस चले जाओ और ट्रेन करने लग पड़ो सीरियस होके। वांग यान इन वर्ड्स को सुन रहा होता है, फिर अपने सिर को ऊपर की तरफ करता है और उसको लोटस कवर कर लेता है। जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वांग यान तो एक्चुअली में एनलाइटेंड हो गया, वो एक लोटस में बंद हो जाता है। तो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा क्लोज था पागल होने के लिए, पर ये कैसे अब एनलाइटमेंट को पा सकता है? ये पक्का लू जेंग का कमाल है। तो इंस्ट्रक्टर होता है वांग यान का, वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है? तो पैट्रियट बोल रहा होता है कि दूसरे को तंग करने वाले वर्ड से उसने एक्चुअली प्लान कर रहा था ये हेल्प करने की उसको, ताकि वो सही रास्ते में आ जाए। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने लू जेंग को अंडर एस्टिमेट किया है। फिर वो लोटस टूटता है और वांग यान बाहर आ जाता है। वांग यान बोलता है कि पहले मैं कभी नहीं समझ पाया कि मैं कैसे हार गया, पर अब मैं समझता हूँ सब कुछ। जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तो मैंने यही सोचा कि ऑल पीक कंपटीशन बड़ा ज्यादा बुरा मेरे लिए और बोझ है मेरे लिए। पहले मैंने सोचा था मेरा मैच जो तुम्हारे खिलाफ था वो बड़ा ज्यादा आसान होगा और मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हरा दूंगा, पर मैं गलत सोच रहा था। शुक्रिया तुम्हारा मुझे एनलाइटेंड करने के लिए, ये ऑल पीक कंपटीशन मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। वांग यान फिर अपने टीचर को बोलता है, इंस्ट्रक्टर को बोलता है कि टीचर मुझे बड़ा ज्यादा जरूरी काम है, मैं क्या जल्दी से वापस जा सकता हूँ, ट्रेन कर सकता हूँ? मुझे ये डर है कि मैं अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ नेक्स्ट मैचेस में जो भी ऑल पीक कंपटीशन में होंगे। तो जो टीचर होता है वो बोलता है यान मियो मैं परमिट करता हूँ, ये ठीक है तुम वापस जा सकते हो। फिर यान मियो वहाँ से लीव कर जाता है अपने लोटस में। फिर हमें फिर्मामेंट इमॉर्टल और पर्पल स्काई इमॉर्टल दिखाए जाते हैं। फिर्मामेंट इमॉर्टल बोल रहा होता है कि ये लू जेंग जो है वो बड़ी जल्दी इंप्रूव कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, अगर हम इसे यहीं पे नहीं मारेंगे तो ये हमारे ऊपर पक्का रिवेंज लेगा। तो पर्पल स्काई बोल रहा होता है कि हाँ अगर हम इसे नहीं रोकेंगे कंपटीशन में तो हमारे लिए बड़ा ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, पर हमारे पास कोई नहीं है इसको रोकने के लिए कंपटीशन में। तो फिर्मामेंट इमॉर्टल बोलते हैं नहीं हमारे पास जियांग शीली है अभी भी। तो पर्पल स्काई इमॉर्टल बोलता है कि क्या तुम सजेस्ट करे कि हम शीली को भेजें लू जेंग को मारने के लिए? तो फिर्मामेंट इमॉर्टल बोल रहा होता है क्या ये तुम्हें सेफेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है? पर्पल स्काई इमॉर्टल बोलता है कि टियानगोंग मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि हम गिव अप कर देते हैं, शीली जो है वो मेरा डिस्पेल है, अगर वो लू जेंग को मार देगा तो पर तुम्हें लगता है जो इंस्ट्रक्टर सू है वो हम मेरे पीछे आएगी? तो फिर्मामेंट इमॉर्टल बोलता है सू लिंगयून जो है वो अपने बिजनेस से बंधी हुई है रॉयल कैपिटल में, उसकी अलग ही प्रॉब्लम्स चली हुई है रॉयल फैमिली में, तो उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा लू जेंग के बारे में चिंता करने के लिए। तो पर्पल स्काई इमॉर्टल बोलता है ठीक है। फिर वो शीलिंग को ऑर्डर कर देता है कि तैयार रहो, तो
तुम्हें लूजेंग को मारना पड़ेगा। शीलिंग बोलते ठीक है मैं समझता हूँ। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि यूनिपी का क्वान जियो यान वर्सेस को डिस्पल मो युनजिन। तो उस लड़की की फाइट होती है और वो बोल रही थी कि सीनियर ब्रदर पी, मेरे को बड़ा ज्यादा बुरा लगता है लड़कियों से फाइट करना। तो उसका सीनियर ब्रदर पी बोलते क्यों, तुम भी तो लड़की हो। तो वो बोलती है क्योंकि लड़कियां बड़ी ज्यादा वीक होती हैं। तो फिर हमें दिखाई जाती है क्वान जियो यान जो कि यूनिपी की होती है, स्काई रेलम 9th लेयर में होती है। और जो लड़की होती है जो लूजेंग के शरीर में छेद करना चाहती है उसका नाम होता है मो युनजिन, जो कि क्यूंग इंसेक्ट की को डिस्पल और स्लेश रेलम में है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सी लड़की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है मुझे लगता है मो युन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो को डिस्पल है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ये मुश्किल है बताने के लिए क्योंकि क्वान जियो यान जो है वो बड़ी ज्यादा गिफ्टेड है और उसका बड़ा ज्यादा टैलेंट है। उसे सिर्फ 2 साल लगे हुए थे स्काई रेलम की 9th लेयर में पहुंचने के लिए। मुझे लगता है कि ये कर सकती है जो लू यान ने किया था उस साल और मिरेकल्स क्रिएट किए थे। तो ड्रिजल पी का एक डिस्पल होता है क्वीन गैंग जो कि स्काई रेलम 3rd लेयर में वो बोल रहे होते हैं मैटर नहीं करता कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे ओपिनियन में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर ये अपने कपड़ों को फाड़ने स्टार्ट कर देंगे। तो जितनी ज्यादा अपनी बॉडी को एक्सपोज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा और खासकर अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को। भाई लड़का ठरके और ड्रिजल पीक के नाम को खराब कर रहा है। क्वान जियो यान भी उसकी तरफ देख रही होती है। तो मोकन स्टेज के होता है क्वान जियो यान वर्सेस मो युजिन के बीच में। तो उनके फाइट के बारे में डिस्पल्स कुछ बात कर रहे होते तभी एक ड्रिजल पीक का डिस्पल क्वीन गैंग कुछ गलत कमेंट कर देता है। उसी के लिए मो युजिन जो है स्टेज से उतर आती है। तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो ऐसे कैसे उतर आई, कि मो युजिन की आंखों में रूल्स कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे स्टेज पे चढ़ गई थी तो अब उतरने का क्या मतलब है। तो एक डिस्पल बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है इसने सुन लिया जो क्वीन गैंग ने अभी बोला है। तो बिल्कुल क्वीन गैंग के सामने आके खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि तुम मेरी बॉडी को देखना चाहते हो। वेल वर्ड तो बड़ा ज्यादा खतरनाक लिखा हुआ था यहाँ पे पर मैं वो यूज नहीं कर सकता हूँ, ट्रांसलेटर्स भी नशे कर रहे हैं। क्वीन गैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस मो ने कुछ गलती कर दी है, वो मैं नहीं था जिसने ये बोला है। तो मो युजिन बोलती है कि ये इम्पॉसिबल नहीं, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो वो डिस्पल्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तो मो युजिन कंटिन्यू करती है पर देखने के बाद तुम्हें अपनी आंखें निकाल के मुझे देनी पड़ेंगी। तो क्वीन गैंग बोलता है नहीं मिस मो मैं नहीं देखना चाहता हूँ। क्वीन गैंग इंस्ट्रक्टर वैन की तरफ देख के रो रहा होता है और मदद मांग रहा होता है। मो युजिन बोलती है कि अगर तुम नहीं देखना चाहते हो तो ठीक है पर मैंने वो वर्ड्स तुम्हारे मुंह से निकलते हुए सुने हैं तो तुम्हें अपनी जीभ को काट देना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है मिस मो प्लीज माफ कर दो इस ड्रिजल पी के डिसिपल को इसकी बातों के लिए। मैं पक्का ही आपको श्योर करता हूँ कि इसको पनिशमेंट मिलेगी जो इसने अभी बोला है। फिर वो क्वीन गैंग को बोलता है कि जल्दी से अपोलोजाइज करो मिस मो को। फिर क्वीन गैंग मो युजिन को बोलता है कि मुझे माफ कर दो ये मेरी गलती थी। मो युजिन नहीं मान रही होती और बोल रही होती कि तुम्हें अपनी एक आंख को निकालना पड़ेगा और अपनी जीभ को कट करना पड़ेगा। इन दोनों में से तुम कोई एक को चूज कर सकते हो। फिर वहाँ पे लूजेंग भी आ जाता है और इंस्ट्रक्टर वैन की तरफ देख रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि क्वीन गैंग ने गलत बोला और ये डिजर्व करता है पर अब मेरे को इंस्ट्रक्टर वैन ने सिग्नल दे दिया आंखों से तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लूजेंग मो युजिन के पास आके बोलते कि मिस मो जो क्वीन गैंग है उसने पहले से सॉरी बोल दिया तुम्हें, इसे सीन को तुम भूल क्यों नहीं जाती। तो मो युजिन बोलती है अगर माफी मांगने से सब ठीक होता तो हम मार्शल आर्ट्स को लर्न ही क्यों करते। और तो लूजेंग बोलते कि माफी मांगना एक तरीका है, जो वीक इंसान है वो स्ट्रॉन्ग इंसान से माफी मांग के बच सकता है पर तुम बड़े ज्यादा मांग रही हो इससे कि इसकी आंखें निकालना और इसकी जीभ को काटना। तो मो युजिन बोलती है इसकी स्ट्रेंथ मेरे से कंपेरेबल नहीं है इसलिए मैं कुछ भी करूंगी वो जस्टिफाइड होगा, मैं वीक के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो लूजेंग बोलता है कि मिस मो की स्ट्रेंथ मेरे से कंपेरेबल नहीं है, तुम मेरे से वीक हो, इसका क्या मतलब मैं जो भी करूंगा वो ठीक होगा। तो मो युजिन बोलती है वो ठीक है पर अगर तुम हार जाओगे मुझसे तो जो मैं इसके साथ करने वाली थी वो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। तो लूजेंग बोलता है ठीक है पर तुम्हें अब क्वीन गैंग को छोड़ना पड़ेगा। तो मो युजिन बोलती है इसको छोड़ दूं मैं, जो मेरे को ऑफेंड करता है वो इतनी आसानी से भी नहीं बच सकता। फिर वो क्वीन गैंग की तरफ एक अटैक कर देती है। लूजेंग रुकने को बोलता है पर वो फिर भी नहीं रुकती और उसके दिल पे अटैक कर देती है। वैसे उसको हुआ तो कुछ नहीं होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि चलो इसे पता तो है इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वेल उसने एक्चुअली एक सील टाइप सेट कर दी होती है उसके दिल के ऊपर, मुझे नहीं पता वो क्या करती है कि क्या नहीं, इसमें बताया नहीं इतना। मो युजिन बोल रही है ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसके शरीर में छेद करने से। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं कैसे पनिश करूंगी। वो द्वारा अरेना में एंटर कर जाती है और बोलती है कि तुम बड़े ज्यादा गिफ्टेड और स्ट्रॉन्ग हो पर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओ। तो क्वान जियो यान बोलती है क्यों नहीं। तो मो युजिन बोलती है कि मैं देख सकती थी, मैंने तुम्हारे पहले एक्सप्रेशन देखे हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशन में जरा भी हेट नहीं थी लड़कों के खिलाफ तो इसलिए तुम हारोगे मेरे से। क्वान जियो यान बोलती है कि अगर मैं लड़कों को हेट नहीं करती हूँ लड़कियों को हेट करती होंगी तो मो युजिन बोलती है कि लड़कियों को हेट मैं इसको बिलीव नहीं करती। तो क्वान जियो यान बोलती है अगर तुम बिलीव नहीं करती तो मैं तुमसे फाइट करती हूँ, तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा हेट करती हूँ। फिर क्वान जियो यान सोच रही होती है कि मैंने बड़ा ज्यादा प्रैक्टिस किया है दिन रात पिछले 2 सालों से ताकि मैं यूनियू पीक की ग्लोरी को बढ़ा सकूं, मैं यहाँ पे नहीं हार सकती किसी भी कीमत में। फिर हमें सीन दिखा जाते हैं फ्लैशबैक पे जहाँ पे वो ट्रेन कर रही होती है सुबह शाम बिना रुके हुए। फिर वो अपना अटैक यूज करती है मेडन्स 100 जेड फ्लावर स्वॉर्ड और बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स मो युजिन की तरफ बढ़ने लग पड़ती हैं। मो युजिन बोल रही होती है कि बेकार से ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करेंगी। फिर वो भी अपना अटैक कर देती है क्वान जियो यान की तरफ। फिर वो दोनों पीछे की तरफ कूद जाती हैं। क्वान जियो यान बोल रही होती है कि इसका अटैक तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मो युजिन बोलती है कि मुझे ये बड़ा ज्यादा पसंद आया, तुम बड़ा ज्यादा भयंकर हो। इन वर्ड्स को सुन के थोड़ा सा क्वान जियो यान ब्लश करती है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है अपनी स्वॉर्ड से। वो बड़ी ज्यादा फास्ट स्पीड में लड़ाई कर रही होती हैं पर आखिर में क्वान जियो यान की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और मो युजिन अपनी स्वॉर्ड को उसकी फोरहेड पे रख देती है। क्वान जियो यान अपना सिर पीछे करने की कोशिश करती है तो मो युजिन बोल रही थी कि मिस क्वान मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने हार को नहीं मान रही हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक और चांस दे दूंगी। फिर वो अपना हाथ उसके गाल पे रख देती है और बोलती है कि अगर तुम एक भी बार और हारी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। भाई ये लड़की इतनी ज्यादा ठरकी कैसे हो सकती है। तो क्वान जियो यान जल्दी से बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। मो युजिन बोलती है कि सच्ची मैं राक्षस नहीं हूँ, तुम ऐसा कैसे बोल रही हो मुझे। क्वान जियो यान अपनी स्वॉर्ड को उठाती है
और सोच रही होती है कि तुम तो एक डीमन से भी ज्यादा डरावनी हो। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लू यान का जो लेजेंड था जो उसने क्रिएट किया था वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता इतनी आसानी से। तो एक बोल रहा होता है कि क्वान जी यान बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मो यूजिन जो है ये तो बड़ी ज्यादा डरावनी है, इसने तो अपना अभी तक किलिंग मूव भी यूज नहीं किया था इसके खिलाफ। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि इस बार हमारे ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर है क्योंकि इस बार की गर्ल्स भी बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजेंग भी इस मैच को देख रहा होता है और सोच रहा होता है। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देते हैं कि नेक्स्ट मैच ड्रिजल पीक लूजेंग वर्सेस को डिस्पल जियांग शिली। तो जो फिर्मामेंट मॉडल होते हैं पर्पल स्काई मॉडल होते हैं वो हंस रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग शिली जो कि क्यूंगिन सेक्ट का को डिस्पल और सेलेस्टियल रेलम में है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि जियांग शिली जो है वो एक बड़ा ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है पर्पल स्काई मॉडल का, ये पक्का टॉप 5 में आएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि लूजेंग इसके खिलाफ जीत पाएगा कि नहीं। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि ये तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात होगी और अमेजिंग बात होगी अगर लूजेंग इस मैच में जीत जाएगा। तो लूजेंग सोच रहे होते कि को डिस्पल वो पर्पल स्काई मॉडल का, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि इस फाइट को स्टार्ट करो। जियांग शिली अपने ओरा को रिलीज करता है जो कि एक ब्लैक और ग्रीन कलर का मिक्सचर होता है और लूजेंग की तरफ एक अटैक यूज करता है जिसकी वजह से लूजेंग को बड़े ज्यादा जियांग शिली दिखाई दे रहे होते हैं उसके अराउंड में। लूजेंग सोच रहा होता है ये तो इनिशिएट फॉर्म है, इसने जो अपने इनिशिएट फॉर्म को अपनी बॉडी में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। ये जो इंसान है इसकी टेक्निक एक इल्यूजन जैसे है और एक असैसिन की टेक्निक की तरह है। वो जो क्लोन्स होते हैं वो लूजेंग के सामने होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि इन क्लोन्स में से वो एक होगा। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहे होते हैं कि जियांग शिली तो मुझे शैडो क्लैन का लग रहा है। जो पीपल होते हैं शैडो क्लैन के वो असैसिनेशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं क्योंकि इनका जो टैलेंट होता है वो असैसिनेशन के मामले में बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये पिछले कुछ 100 सालों में इन्होंने बड़े ज्यादा राजा और ऑफिशियल्स को मारा है। तो जोयुन बोलते हैं कि इसका क्या मतलब लूजेंग डेंजर में होगा। जियांग शिली उन क्लोन्स में से छुप के बोल रहा होता है कि लूजेंग बाकी तुमसे डरते हैं पर मैं नहीं डरता हूँ तुमसे, कोई भी शैडो क्लैंस की असैसिनेशन से नहीं बच सकता है। और वो हंस रहा होता है क्लोन्स में से। लूजेंग बोलता है ओ अच्छा तुम हंस भी सकते हो, मैंने सोचा कि तुम गूंगे होगे। लूजेंग के सैवेज रिप्लाई से जो जियांग शिली होता है वो चुप हो जाता है। लूजेंग बोलता है अच्छा, फिर अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को यूज करता है और एक अटैक जो होता है वो बिल्कुल ही जियांग शिली के साइड से निकल जाता है। लूजेंग बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर अगर तुमने वो शब्द नहीं बोले होते तो मुझे पता नहीं लगता तुम कहाँ पे होते। जियांग शिली बोलता है तुम्हें चाहे पता भी हो कि मैं कहाँ पे हूँ पर तुम फिर भी मेरे लिए कोई मैच नहीं हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लूजेंग बोलता है अगर ये बात है तो जब मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तुमने दोबारा क्यों नहीं अटैक किया मेरे ऊपर, तुम छिप क्यों रहे हो। जियांग शिली बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियांग शिली फिर सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक एक्सपीरियंस असैसिन हूँ, मुझे अपने गुस्से से दूर रहना पड़ेगा। वो कंट्रोल कर रहा होता है अपने गुस्से को पूरी तरह से। लूजेंग वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि रेफरी ये ऐसे मेरे से बाहर नहीं निकल रहा और फाइट नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकता हूँ ना। तो ये डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इस जियांग शिली की क्या प्रॉब्लम है, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, ये जियांग शिली का पक्का ही नाम झूठा है और इसका फेम भी झूठा है, इसको सरेंडर कर देना चाहिए अगर ये बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि लूजेंग तो अभी से बोर हो गया, ये तो ऐसे बैठ गया वहाँ पे। तो जो ब्रदर होता है मोयूजिन का वो बोल रहा था कि ये लूजेंग तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जियांग शिली को कैसा फील हो रहा होगा अब शैडोज के बीच में छुपे हुए इन डिस्पल्स की बातों को सुन के। मोयूजिन बोल रही थी मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ उसके खिलाफ लड़ने से, जब मैं उसके खिलाफ जीत जाऊंगी तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। भाई इस लड़की को कोई समझाओ, इतना ज्यादा ठरक अच्छा नहीं होता है। तो उसका ब्रदर बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझसे हार गई फिर, तो वो बोल रही होती कि फिर तो वो जो भी करना चाहता है मेरे साथ वो कर सकता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो मेरे साथ क्या करेगा। भाई शिट, उसका ब्रदर भी इसने प्रीवियस चैप्टर में देखा था जियांग शिली अपने क्लोन्स में छुपा होता है पर लूजेंग कुछ नहीं कर रहा होता, लूजेंग वहाँ पे बैठ जाता है। तो जो पी होता है वो बोल रहा होता है कि लूजेंग तो बड़ा ज्यादा तेज दिमाग का है। मोयूजिंग भी बोल रही होती है कि अब तुम्हें और भी ज्यादा एक्साइटेड हो इससे फाइट करने के लिए। तो पी बोलता है कि अगर तुम मुझसे हार गए तो क्या करोगे। तो मोयूजिन बोलती है तो वो करेगा जो भी कर सकता है मेरे साथ, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। सो गाइस चैप्टर नंबर 44 की स्टार्टिंग होती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं जियांग शिली ने फाइनली अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने ये भी सुना था कि इसने ट्रेनिंग ली असैसिनेशन की, पर एक असैसिन को अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है जरा भी अपना गुस्सा। तो जियांग शिली बोल रहा होता है ये सब कचरे हैं जो भी बकवास कर रहे हैं। फिर जियांग शिली लूजेंग की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वो सोच रहा होता है कि अब मैं अटैक करने के लिए निकल ही चला तो मैं इसको मार के रहूंगा। लूजेंग आइज क्लोज करके बैठा हुआ होता है। तो जियांग शिली आ रहा होता है उसके पास और सोच रहा होता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये इतने ज्यादा बकवास कर रहे हैं कि नहीं, पर लूजेंग तुम सोच रहे तुम मुझे हरा सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग अपनी आइज को ओपन कर लेता है। वांग यान अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा। वो सोच रहा होता है कि वांग यान मियो इसलिए हारा क्योंकि उसने सोल अटैक लिया था तुमसे, पर अब मेरी बारी है। जो सोल अटैक होते हैं वो शैडो क्लैन की स्पेशलिटी है, अब तुम यहाँ पे मारे जाओगे। फिर वो लूजेंग की तरफ अपना सोल अटैक कर देता है पर लूजेंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जियांग शिली बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, मेरा सोल अटैक वर्क क्यों नहीं किया। लूजेंग स्माइल करता है और अपने स्पिरिट थ्रोन अटैक का यूज करता है जियांग शिली के खिलाफ और साथ में अपने फ्लाइंग नाइफ को भी उसकी साइड भेज देता है। जियांग शिली स्टन हो जाता है थोड़ी देर के लिए स्पिरिट थ्रोन अटैक से, पर फिर वो थोड़ी देर में रिकवर कर लेता है। फिर जो फ्लाइंग नाइफ आ रहा होता है उसके साइड, तो वो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने लगा। वो सोच रहा होता है कि ये तो एक पुराना नाइफ है, तुम क्या सोच रहे हो ये कचरे का पीस मेरी स्वॉर्ड को रोकेगा। पर जैसे ही वो फ्लाइंग नाइफ उसकी स्वॉर्ड से टकराता है तो वो स्वॉर्ड उसके हाथ से बाउंस हो जाती है और उस पे कट भी लग जाता है। वो फ्लाइंग नाइफ तो पीछे की तरफ चला गया। तो फिर लूजेंग उसे पीछे से कंट्रोल करता है और जियांग शिली के साइड द्वारा भेज रहा होता है। जियांग शिली उसे बड़ी मुश्किल से डोज करता है। जियांग शिली फिर अपने शैडो क्लोन्स में छुप जाता है। लूजेंग बैठ के कर रहा होता है अटैक। लूजेंग स्माइल करता है और अपने
फ्लाइंग नाइफ को फिर से बुला लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लुजेंग का फ्लाइंग नाइफ तो जियांग शी की डिवाइन स्वॉर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी आंखें खराब है क्या, तुमने ये नहीं देखा कि उसका साउल अटैक भी ज्यादा पावरफुल है लुजेंग से। जियांग शी साउल अटैक में भी लुजेंग से हार गया है। तो जो पैट्रियार्च होता है वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है जो जियांग शी है उसका जो इंटेंट है वो लुजेंग को मारना है। क्या इसका कोई सीन है कि लुजेंग के खिलाफ ये इतना ज्यादा क्यों मारने पे तुला हुआ लुजेंग को। तो जो रिपोर्ट्स पैट्रियार्च ने मंगवाई थी वो एक इंस्ट्रक्टर उसको दे देता है। वो बोलता है कि पैट्रियार्च ये लो जो लुजेंग की इन्फॉर्मेशन अभी तक। पैट्रियार्च उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है और उसे रीड करने लगता है। वो बोल रहा होता है कि उसने जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो अपने फर्स्ट टाइम में जब वो 7 स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म में घुसा था तभी सीख लिया था। जो 2 एल्डर्स थे स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म के वो लुजेंग की इस अचीवमेंट को रिपोर्ट करना चाहते थे पर उसकी रिपोर्ट को रोक दिया गया, वो भी पर्पल स्काई इमॉर्टल और फिर्मामेंट इमॉर्टल के द्वारा। वो जो 2 बदतमीज बुढ़े हैं क्या उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, वो क्या सोचते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इनर सेक्ट में क्योंकि सेक्ट। उन 2 बुढ़ों की इतनी हिम्मत कि अब उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कि वो ऑल पीक कंपटीशन में भी गड़बड़ कर पाए। जो जियांग शी है मुझे पता है वो पर्पल स्काई मॉडल का डिसिपल है और उसी ने ऑर्डर किया होगा लुजेंग को मारने के लिए। तो एल्डर जू बोलता है कि पैट्रियार्च क्या मैं कुछ करूं और इस मैच को रोकूं। तो पैट्रियार्च बोलता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मैच को देख के लग रहा है कि जो जियांग शी है वो लुजेंग को नहीं हरा पाएगा। चलो देखते हैं कुछ देर के लिए। लुजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को यूज करता है जियांग शी के क्लोन्स की तरफ और साथ में अपना फ्लाइंग नाइफ भी उसके साइड भेज देता है। वो फ्लाइंग नाइफ बिल्कुल जियांग शी के पास आ जाता है। लुजेंग सोच रहे होते कि ऐसा लग रहा है मुझे इसके पास और कोई किलर टेक्निक्स नहीं है बची हुई। जियांग शी फिर अपनी स्वॉर्ड से उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है फ्लाइंग नाइफ को, पर फिर से उसकी स्वॉर्ड थोड़ी सी कट हो जाती है और वो दोबारा जाके उसमें छिप जाता है क्लोन्स में। जियांग शी सोच रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है, अगर मैं सरेंडर नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ इसके हाथ में। तो जियांग शी को पर्पल स्काई मॉडल का ऑर्डर आता है कि लीशी तुम्हें यहाँ पे सरेंडर नहीं करना किसी भी कीमत पे। तो जियांग शी बोलता है कि मास्टर अगर मैं सरेंडर नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा लुजेंग के हाथ में, इसका नेक्स्ट अटैक मुझे पता है मुझे मार देगा। पर्पल स्काई मॉडल बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लीशी, मैं अभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ इस मैच की आउटकम को, मैं अपना अटैक इसके ऊपर करूंगा पर तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा दिखाना कि तुम अटैक कर रहे हो इसके ऊपर पर अटैक हम करेंगे। तो जियांग शी बोलता है कि पैट्रियार्च को नहीं लग जाएगा पता, वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर देगा। तो पर्पल स्काई मॉडल बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतना ज्यादा अटेंशन भी पे नहीं कर रहा है इस मैच पे, तुम्हें बस तैयार होना है। जियांग शी बोल रहे होते कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा पर चलो ठीक है। तो फिर्मामेंट इमॉर्टल भी बोलता है अब लुजेंग तुम मारे जाओगे। वो एक पोर्टल को ओपन कर लेते हैं जियांग शी के क्लोन्स के पास और अपने अटैक को उस पोर्टल में से भेज देते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये किलिंग इंटेंट तो बड़ा ज्यादा डेंजरस है। उस पोर्टल में से वो अटैक आ रहा होता है लुजेंग की तरफ। तो सारे डिस्पल्स भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अरे ध्यान से देखो ये जियांग शी का काउंटर अटैक तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, क्या कब से जियांग शी अपनी पावर को छुपा रहा था क्या। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है, जियांग शी तो अभी एंटर हुआ सेलेस्टियल रेलम में पर उसके पास ऐसी पावर हो कैसे सकती है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये सही नहीं है, ये जो अटैक है ये सेलेस्टियल रेलम की पीक का लग रहा है मुझे, टॉप का, और वो भी फुल पावर अटैक। ये पक्का ही पर्पल स्काई मॉडल और फिर्मामेंट मॉडल का अटैक होगा। फिर लुजेंग बचने के लिए अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को अपने आगे खड़ा कर देता है। वो अटैक उनको टच करके तबाह कर दे रहा होता है। वो अटैक लुजेंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि अटैक तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता है मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। फिर वो अपने फ्लाइंग नाइफ को उस अटैक की तरफ भेजता है। वो अटैक आधा तो कट जाता है पर फिर से जुड़ के लुजेंग की तरफ आ रहा होता है। जो डिस्पल होते हैं वो बोल रहे होते हैं अरे नहीं ऐसा लग रहा है कि लुजेंग इसे नहीं रोक पाएगा, जियांग शी तो बड़ा ज्यादा डरावना है, ऐसा लग रहा है कि जियांग शी ने अपनी पूरी पावर लगा दी इस एक अटैक में। वो अटैक लुजेंग की तरफ आ रहा होता है तब एक बहुत खतरनाक अटैक आता है और जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्या चीज है, ये तो बड़ा ज्यादा स्कैरी है, बंदे डर जाते हैं बड़े ज्यादा। वो एटॉमिक बोल रहा होता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि जो पैट्रियार्च की पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वो जो अटैक होता है फिर्मामेंट मॉडल और पर्पल स्काई मॉडल का वो वहीं पे तबाह हो जाता है और जो जियांग शी होता है उसके मुंह से खून निकलाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लुजेंग सोच रहे होते हैं ये अटैक मेरे ऊपर एम नहीं किया गया था, क्या मेरी कोई हेल्प कर रहा है। तो वहाँ पे पैट्रियार्च आ जाता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं क्या ये था वो जिसने लुजेंग की हेल्प की है, क्या खुद पैट्रियार्च आए लुजेंग की हेल्प करने के लिए। तो जो रेफरी होता है वो ग्रीट करता है पैट्रियार्च को। लुजेंग पैट्रियार्च की तरफ देख रहा होता है। पैट्रियार्च बोलता है कि पर्पल स्काई मॉडल और फिर्मामेंट मॉडल यहाँ पे आओ। तो वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं डरते डरते। पैट्रियार्च बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरी एग्जिस्टेंस को तो भूल ही चुके हो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं हूँ यहाँ पे, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऑल पे कंपटीशन में एक डिसिपल को असैसिनेट करने की कोशिश करो। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सेक्ट इतना ज्यादा डार्क कैसे हो सकता है, ये कैसे बेकार से इमॉर्टल है, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा कि उन्होंने एक डिसिपल को असैसिनेट करने की कोशिश की, वो भी ऑल पीक कंपटीशन में। मैंने तो ऐसा सुना था कि क्योंकि सेक्ट के जो रूल्स हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर ये जो इमॉर्टल्स है ये तो कुछ भी कर रहे हैं और इनकी आंखों में तो रूल्स कुछ भी नहीं है, इनको तो पक्का ही पनिश करना चाहिए अच्छी तरह से। पर्पल स्काई मॉडल बोलता है पैट्रियार्च ये जो अटैक है ये मेरे द्वारा नहीं प्लान किया गया था, मुझे तो इसमें मिक्स किया गया है, वो भी इस फिर्मामेंट मॉडल का काम था सारा, जिसने मुझे बोला था इसको करने के लिए। फिर्मामेंट मॉडल बोलता है कि पर्पल स्काई जो जियांग शी है वो तुम्हारा डिसिपल है और तुम भी थे इस अटैक के पीछे, अब तुम मुझ पे क्यों ब्लेम डाल रहे हो सारा ही। फिर्मामेंट मॉडल सोच रहा होता है कि अब मुझे लग रहा है कि जो पैट्रियार्च है वो मुझे माफ नहीं करेगा, फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो हवा में होता है तो पैट्रियार्च स्माइल करता है और उसे एक सिंगल अटैक से मार देता है वहीं पे और वो नीचे
गिर जाता है। पर्पल स्काई इमॉर्टल पैट्रियाच के पैरों में गिरा होता है और पैट्रियाच बोलता है कि पर्पल स्काई, मैं आज तुम्हारी जिंदगी को छोड़ता हूँ, पर इसकी पनिशमेंट के लिए जो तुमने आज किया है उसके लिए तुम्हें प्यूगेटरी माउंटेन में अपनी जिंदगी भर रहना पड़ेगा। पर्पल स्काई इमॉर्टल थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि शुक्रिया पैट्रियाच। पर्पल स्काई इमॉर्टल जियांगशी ली की तरफ देख रहा होता है जो कि पड़ा होता है अनकॉन्शियस, और फिर लुजंग की तरफ भी देखता है। लुजंग भी पैट्रियाच की तरफ देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। पैट्रियाच बोलता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो जो डिसिपल्स होते हैं उनमें शोर मच जाता है और वो बोल रहे थे कि तुमने ध्यान से सुना भी पैट्रियाच ने क्या बोला। पैट्रियाच ने लुजंग को बोला कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो एक डिसिपल बोल रहा था कि जो पैट्रियाच है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पूरे ईस्टर्न प्रोविंसेस में, जो कि एक दुनिया का हिस्सा है। उससे इस टाइप का प्रेज पाना ये तो बड़ी ज्यादा कमाल की बात है। और जो लुजंग है वो बड़ा ज्यादा, जितना हमने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। पैट्रियाच बोलता है कि मैंने जो साउंड वेव थी वो वहाँ पे कंट्रोल कर दी थी, पर तुम फिर भी थोड़े से अफेक्टेड हो गए, मुझे ऐसा लगता है। ये लो इस पिल को लो। फिर पैट्रियाच लुजंग को एक पिल देता है और लुजंग ध्यान से सोच रहा होता है और बोलता है ये क्या चीज है अब। तो जो एल्डर ज़ू होता है वो बोल रहा होता है ये ब्लड क्लॉटिंग पिल है, ये किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी को हील कर सकता है और साथ में तुम्हारे ब्लड और की को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एल्डर ज़ू सोच रहा होता है कि इस तरह का गिफ्ट वो भी पैट्रियाच से पाना, तुम बड़े ज्यादा लकी हो बच्चे। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है इस मैच का जो विक्टर है वो ड्रिजल पीक का डिसिपल लुजंग है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो जियांगशी ली को वहाँ से उठा के लेके जा रहे होते हैं। लुजंग बैठ जाता है और उस पिल को खा लेता है। फिर लुजंग की बॉडी गर्म हो जाती है, रेड हो जाती है और उससे थोड़ी सी स्टीम निकलने लग पड़ती है। तो फिर रेफरी अनाउंस करता है अगले मैच को कोड डिसिपल सन चांग फू वर्सेस जीयून। तो फिर ऐसे मैच कंटिन्यू होते हैं और जो जीयून होता है वो जीत जाता है। फिर नेक्स्ट मैच होता है सन चांग फू वर्सेस लुजंग। तो फिर रेफरी पीछे की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि लुजंग तो अभी भी ब्लड क्लॉटिंग पिल को खा के बैठा हुआ है, ये तो गिफ्ट है एक पैट्रियाच का, ये बड़ा ज्यादा वेस्ट होगा अगर लुजंग ऐसे उठ जाएगा और अपनी उस पिल की पूरी पावर को यूज नहीं कर पाएगा। तो फिर रेफरी जो होता है वो दूसरे रेफरी को पूछता है कि लुजंग अभी भी जो है उस पिल के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या हम दूसरे मैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर लुजंग उठ जाता है और बोलता है नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, मैंने ऑलरेडी जो है उस पिल के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो रेफरी बोलता है चलो फिर ठीक है, चलो स्टेज के ऊपर जाओ। लुजंग स्टेज के ऊपर जाता है और अपने ओरा को रिलीज करता है। उसका ओरा इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि जो सामने डिसिपल होता है कोड डिसिपल वो डर के मारे सरेंडर कर देता है। जो डिसिपल होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कोड डिसिपल ने ऐसे सरेंडर कर दिया। तो एक डिसिपल बोल रहे होता है हाँ, और कर भी कह सकते हैं। जो डिसिपल है इस बार 33 पीक के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोड डिसिपल से। तो एक कोड डिसिपल बोलता है कि अभी लुजंग के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अभी हमारे पास हुआ टैनमिंग भी है और उसने अभी तक अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाली है। तो मोइजिन भी बोल रही होती है कि सब कचरे क्यों है, मुझे क्यों नहीं फाइट करने देते तुम लुजंग से, मेरा कब मैच होगा उसके। लुजंग अपने ओरा को रिलीज करता है और जो डिसिपल होता है उसके खिलाफ कोड डिसिपल वो सरेंडर कर देता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे, ये ऐसे कैसे, मतलब कोड डिसिपल होकर भी सरेंडर कर सकता है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि ऑल पीक के जो डिसिपल्स हैं इस बार 33 पीक के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोड डिसिपल के मुकाबले। तो एक डिसिपल बोल रहा था कि हुआ टैनमिंग के बारे में अभी तो हमने जाना नहीं है, उसने तो स्वॉर्ड भी निकाली है। तो मोइजिन बोल रही होती है कि मैं भी फाइट करना चाहती लुजंग के, बेकार बंदे मेरी क्यों नहीं फाइट करा रहे हैं उसके खिलाफ। तो चैप्टर नंबर 45 की स्टार्टिंग होती है। रेफरी अनाउंस करता है कि टियानी पीक का जीयून वर्सेस कोड डिसिपल पी टियानियाओ। तो फिर मोइजिन बोल रही थी कि सीनियर ब्रदर पी अब तुम्हारी बारी है। पी टियानियाओ जा रहा होता है तो सारे जो डिसिपल्स होते हैं वो रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए और एकदम ग्रैंड एंट्री देते हैं उसको। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि सीनियर ब्रदर पी हर बार क्योंकि सेट में सेकंड आता है, ये बड़ी आसानी से जीत पाएगा जीयून के खिलाफ। मुझे लगता है जो सीनियर ब्रदर पी है वो पक्का ग्लोरी लाएगा हम कोड डिसिपल्स के लिए। फिर हमें जीयून दिखाया जाता है टियानी पी का जो कि सेलेस्टियल रेलम में होता है और पी टियानियाओ जो कि क्यूंगन सेक्ट का कोड डिसिपल और सेलेस्टियल रेलम सेकंड लेयर में है। जीयून बोल रहा था कि मैं इस मैच के लिए काफी देर से वेट कर रहा था। पी टियानियाओ स्माइल करता है। जीयून बोलता है कि नंबर 1 डिसिपल ने मना कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अब तुम्हें मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। तुम ये जो सो कॉल्ड कोड डिसिपल्स वो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो पी टियानियाओ बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है कोड डिसिपल्स इतने कुछ खास भी नहीं है। जीयून बोलता है तुम कोड डिसिपल्स का घमंड तो तुम्हारे खून में बहता है, तुम बंदे हमेशा चेंज क्यों नहीं होते हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा और सभी को शो कर दूंगा कि तुम कोड डिसिपल्स घटिया और बेकार हो एक नंबर के। पी टियानियाओ अपनी 3 उंगलियां दिखाता है जीयून की तरफ और बोल रहा होता है कि मैं चलो मेरे अंदर घमंड भी है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, पर तुम्हारे खिलाफ मुझे सिर्फ 3 मूव्स चाहिए तुम्हें हराने के लिए। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते 3 मूव्स, वो भी जीयून को हराने के लिए, ये तो इतनी ज्यादा बकवास है, ये तो बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल है जीयून को हराना, वो भी इस मैच में। जो जीयून है वो एक भी मैच नहीं हारा अभी तक, ये तो अभी भी अनक्लियर है और कौन जीतेगा कि कौन नहीं। और ये ऊपर से बोल रहा है कि 3 मूव्स, मैं बिलीव नहीं कर सकता इसे। तो एक डिसिपल बोल रहा था तो क्या हुए सेकंड पोजीशन में क्योंकि सेक्ट में, ये कुछ भी बोल रहा है। चलो देखते हैं कि पी टियानियाओ कैसे रिएक्ट करता है जब वो 3 मूव्स के बाद नहीं हरा पाएगा जीयून को। जीयून बड़ा ज्यादा हंस रहा होता है, वो बोल रहा होता है चलो ठीक है, मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम्हारे वो 3 मूव्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर जीयून अपना फर्स्ट अटैक करता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड 3 फोल्डिंग वेव्स और वो अटैक कर देता है उसकी तरफ। जो ब्लेड्स का होता है और वो पी टियानियाओ की तरफ आ रहा होता है। पी टियानियाओ सिर्फ स्माइल कर रहा होता है उस अटैक के सामने। फिर वो अपनी एक अटैक को यूज करता है जो कि होता है गोल्डन बेल श्राउड। वो बोलता है कि मैंने सिर्फ अपना एक अटैक यूज किया जिसका नाम है गोल्डन बेल श्राउड और मेरे पास अभी भी 2 मूव्स बचे हुए हैं। जीयून सोच रहा था कि पी याओ टियान जो है वो मेरे को छोटा समझ रहा अपने से, उसने 3 मूव्स तो प्रॉमिस किए मुझे पर उसने एक डिफेंस का मूव भी काउंट किया है। तो जीयून बोलता है कि चल तुम इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें फोर्स ही कर दूंगा ताकि तुम अपने सारे अटैक्स डिफेंस के ऊपर यूज कर पाओ, फिर मैं देखता हूँ तुम उसके लिए कैसे डील कर सकते हो। फिर वो अपना दूसरा अटैक करता है पी याओ टियान की तरफ जिसका नाम होता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड 100 स्मैश
स्मैशिंग स्लाइसेस, और जो उसके ब्लेड्स के अटैक होते हैं वो बड़े ज्यादा कट्स कर रहे होते हैं पी आउट यान की तरफ। पर उसकी गोल्डन बेल जो होती है, जो उसकी डिफेंसिव बैरियर मतलब एक गोल्डन बेल टाइप क्रिएट किया होता है उसने, उसके ऊपर हिट हो रहे होते हैं वो सारे अटैक्स और उसको तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुमने ऑलरेडी 2 बार डिफेंड कर लिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैक बचा हुआ है, अब तुम क्या करोगे? तो वो बोलता है हाँ मेरे पास सिर्फ एक अटैक बचा हुआ है। तो जियोन बोलता है कि मैं तुम्हें अटैक करने का मौका नहीं दूंगा, तुम डिफेंस पे रह जाओगे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे डिफीट करोगे, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैक है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है, फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड टेक्निक, ओरा स्लाइस, और एक डीमन टाइप फॉर्म हो जाता है उसके ओरा से और पीटियान याओ की तरफ आ रहा होता है। पर फिर पीटियान याओ भी अपना अटैक यूज करता है, बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन, 6 बॉल्स को क्रिएट कर देता है गोल्डन ओरा की, जिन पे संस्कृत मंत्र लिखे होते हैं। वो रोटेट कर रहे होते हैं उसके अराउंड। जो जियोन होता है वो भी उसकी तरफ अटैक कर देता है और बोलता है कि अब एक्टिंग करना छोड़ दो। और जो अटैक होता है जियोन का वो पीटियान याओ की तरफ आ रहा होता है, पर पीटियान याओ का जो गोल्डन बॉल्स होती हैं वो गोल गोल घूम रही होती हैं एक चक्र के रूप में। जियोन बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इसको ब्लॉक कर पाओगे कि नहीं। फिर उसका जो ओरा का ब्लेड टाइप होता है वो रुक जाता है उसकी बॉल्स की वजह से, जो गोल्डन कलर की होती हैं और घूम रही होती हैं चक्र के रूप में। जियोन सोच रहा होता है कि मेरा ब्लेड इंटेंट फ्रीज हो गया, ये कैसे हो सकता है? फिर पीटियान याओ जो होता है अपने चक्र से उसको स्वॉर्ड इंटेंट को घुमाता है और दोबारा जो उसका स्लैश होता है वो उसी की तरफ भेज देता है। जियोन सोच रहा होता है कि ये तो मेरा असुरा स्लाइस अटैक था, ये मेरी तरफ ही कैसे आ रहा है? फिर बोलता है नहीं, ये तो मेरे असुरा स्लाइस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पीटियान याओ तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भाग रहा होता है, फिर भागते भागते वो सोचता है कि उसका कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो मुड़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उस स्वॉर्ड की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उड़ के बैरियर से टकराता है और वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। फिर पीटियान याओ बोलता है कि तुम्हें कोड डिस्पेल को ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाहिए था। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो विक्टर है इस मैच का वो कोड डिस्पेल पीटियान याओ है। तो जो कोड डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि सीनियर ब्रदर उसने सिर्फ आधा मूव यूज किया है, वो भी एक एलिट को मारने के लिए जो भी 33 पीक का था। वो बड़े ज्यादा प्राउड से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें हमें सरपास करना है कोड डिस्पेल्स को तो तुम्हें अपनी अगली जिंदगी में कर पाओगे ये, और तुम्हें अपनी अगली जिंदगी का वेट करना पड़ेगा। तो जो सिंपल डिस्पेल्स होते हैं 33 पीक के, वो बोल रहे होते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास तो सिर्फ पीटियान याओ ही है, हमारे पास तो हुआ टियानमिंग है, लूजेंग और भी बड़े ज्यादा है, और अभी तुम नहीं बोल सकते कि कौन फर्स्ट प्लेस ले पाएगा इस ऑल पीक कंपटीशन में। तो वो कोड डिस्पेल्स हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं लूजेंग और हुआ टियानमिंग वो 2 बच्चे स्काई रेलम के, तुम्हें क्या लगता है वो हमारे सीनियर ब्रदर पी को हरा पाएंगे और उसके ओपोनेंट बन पाएंगे? तो ऐसे कोड डिस्पेल्स की और नॉर्मल 33 पीक के डिस्पेल्स की फाइट हो रही होती है। तो रेफरी होता है वो बोलते हैं कि बकवास करना बंद करो, हम बैटल्स को कंटिन्यू करेंगे और तुम्हें भी अपनी स्ट्रेंथ लड़के बतानी पड़ेगी, बकवास करने से नहीं। फिर रेफरी अनाउंस करता है कि अगला मैच ड्रिजल पीक लूजेंग वर्सेस कोड डिस्पेल मोयुजिन। मोयुजिन ब्लश करके बोल रही होती कि मैंने इस मैच के लिए बड़ा ज्यादा वेट किया है और चलो ये फाइनली मैच आ गया है, चलो देखते हैं इस बार कौन जीतता है और तुम कैसे भागते हैं लूजेंग। लूजेंग बोलता है कि मेरा हिसाब बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं इस मैच के लिए वेट नहीं कर रहा था जरा भी, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा अगर मैं जीत जाऊंगा तो। मोयुजिन बोल रही होती कि तुम श्योर हो क्या तुम मुझे हरा पाओगे? लूजेंग बोलता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी चिंता मत करो। मोयुजिन बोल रही होती अच्छा ग्रेट है ये तो, मैं तो ओरिजिनली ऐसे तुम्हें थोड़ी सी पनिशमेंट देना चाहती थी पर तुमने मेरा माइंड चेंज कर दिया है, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं तुम्हें घोड़ा बना दूंगी और तुम्हें राइड करूंगी। भाई क्या बातें कर रही है। फिर वो अपने कांटों को निकाल लेती है, भाई ये लड़की पागल है। डिस्पेल्स बोल रहे होते हैं कि अब तो भाई लूजेंग को कौन बचाएगा, अगर वो हार जाएगा तो ये छोटी सी राक्षस बच्ची उसको घोड़ा बना के घुमाएगी, ये तो कुछ ज्यादा बकवास कर रही है। तो डिस्पेल बोल रहे होते हैं कि चुप रहो यार, इसको सुनाई देगा तो ये आ जाएगी और हमारी जीभ को काटने को बोलेगी, जल्दी से मैच ही देखते हैं हम। फिर वो लूजेंग की तरफ अपने कांटे को फेंकती है, लूजेंग उसे डोज कर लेता बड़ी आसानी से। मोयुन मूव कर रही होती है इतनी फास्ट कि उसके क्लोन्स दिखाई दे रहे होते हैं। फिर मोयुन अपना अटैक यूज करती है 1000 क्लोन्स फेदर स्टेप और अपने बड़े ज्यादा क्लोन्स को क्रिएट कर देती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये तो इसकी मतलब शैडोज नहीं है जो कि फास्ट मूव करने पे फॉर्म होती है, ये एक टेक्निक है। फिर जो सारे जो क्लोन्स होते हैं वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देते हैं। लूजेंग वहीं पे चुपचाप खड़ा होता है और बोल रहा था कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है जितनी की जियांगशी ली की थी, मैं अभी से बता सकता हूँ तुम कहाँ पे हो। लूजेंग के ऊपर वो अटैक्स हर तरफ से आ रहे होते हैं पर लूजेंग बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है उन्हें अपने स्वॉर्ड स्टेप से और रुक जाता है वहीं पे ही। मोयुजिन बोल रही होती है कि तुम क्यों रुक गए, वो भी ब्लश कर रही होती है, भाई कितना ब्लश करेगी ये। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है, वो क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहे होते हैं, वो किक कर रही होती है लूजेंग के ऊपर, लूजेंग डोज कर रहा होता है और रोक रहा होता है उसे। वो कुछ देर ऐसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहे होते हैं तो लूजेंग बोलता है कि तुम्हारे जो अटैक्स है वो यूजलेस है मेरे लिए, मैं तुमसे बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वो पीछे की तरफ कूद जाती है और वो बोल रही होती है मैं अब कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे खिलाफ, मुझे वो मूव यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। भाई इसके मुंह में स्क्रैचेस लगे बेचारी, ओए यार मैं कोई सिंपल सुंप नहीं हूँ ठीक है। पीटियान याओ बोलते हैं कि जूनियर सिस्टम हो, ये एक छोटा सा मैच है, तुम्हें वो मूव यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्रदर पी को बोलती है अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगी तो मैं हार जाऊंगी यहाँ पे। पीटियान याओ बोलते हैं कि तो क्या वो तुम हार जाओगे, मुझे ये बिलीव नहीं कि लूजेंग उतना ज्यादा तुम्हारे खिलाफ अटैक को यूज करेगा और तुम्हें इतना ज्यादा पनिश करेगा। पीटियान याओ बोलता है लूजेंग ब्रदर मैं सही बोल रहा हूँ ना, तो लूजेंग बोलता है हाँ मैं इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा चीजें तुम्हारे लिए। फिर वो थोड़ी सी चुप हो जाती है और जो पीटियान याओ होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है लूजेंग भी। फिर वो अपने थ्रोन को घुमा रही होती है और बोल रही होती है नहीं तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाओगे पर मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाऊंगी। फिर जो अपने कांटे होती है वो दोनों अपने फोरहेड्स और जो अपने शरीर में जो डिफरेंट एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे दबा देती है और अपने ग्रीन फीनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। जो पीटियान याओ होता है वो स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए। जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे थे लेजेंडरी बीस्ट ग्रीन फीनिक्स, जो मोजिन यू है उसके पास ग्रीन फीनिक्स बॉडी है, ये इसकी वजह से हो सकता है कि इसके पास है एक ग्रीन फीनिक्स का ब्लड इसके शरीर में। तो एक डिस्पेल बोल रहा था पर ये जो ग्रीन फीनिक्स है तो सिर्फ ब्रांच है एक लेजेंडरी बीस्ट फीनिक्स की, पर ये कंट्रोल
कंट्रोल कर सकता है पावर ऑफ विंड्स को। ऐसा लगता है अब लूजंग हार जाएगा यहाँ पे। वो बोल रही होती कि मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें सच्ची बड़ा ज्यादा हेट करती हूँ, मुझे तुम्हें एक लेसन देना पड़ेगा। वो अपनी फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और एक बड़ा सा ग्रीन फिनिक्स उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है उसकी एनर्जी से। भाई बड़ा कूल लग रहा है। लूजंग गहरी सांस लेता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते स्वॉर्ड, लूजंग एक स्वॉर्ड मैन है क्या? मैं अंधा हो गया? क्या मेरे को चीजें दिख रही हैं? और एक डिस्पल बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड ऊपर से एक डिवाइन वेपन है। दूसरा बोल रहा होता है कि इसका क्या मतलब? लूजंग ने अभी तक अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया इस पूरे टाइम में, इसके पास कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स हैं। हुआ टाइमिंग सोच रहा होता है अच्छा ये स्वॉर्ड्समैन भी है, इसको तो बस थोड़ी सी एनलाइटमेंट मिली थी स्वॉर्ड इंटेंट में, इसलिए अच्छा ये मेरे स्वॉर्ड स्टेप्स को लर्न कर पाया। अब मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी बैटल के लिए। तो पैट्रियाच भी बोल रहा होता है कि कितनी ज्यादा पागल लड़की है ये। मोयूजिन अपनी ग्रीन फिनिक्स बॉडी को अभी से यूज करने लग पड़ी है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूजंग एक स्वॉर्ड्समैन भी है। मुझे देखना पड़ेगा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका स्वॉर्ड इंटेंट किस लेवल पे है। एल्ड्रेजू बोल रहा था कि हाँ हम कुछ ज्यादा बुढ़े हो गए हैं, क्योंकि सेक्ट जो है वो टैलेंटेड बंदों से भरा हुआ है, हमारा क्योंकि सेक्ट बड़े ज्यादा लकी है। पैट्रियाच बोल रहा था हाँ एल्ड्रेजू, ये अब स्वॉर्ड ऑफ लूजंग वर्सेस ग्रीन फिनिक्स बॉडी का जो मैच होगा वो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे अब भी लगता है कि लूजंग कोई और मिरेकल क्रिएट कर सकता है। तो एल्ड्रेजू बोलता है कि हाँ इस बार कुछ ज्यादा मिरेकल्स हुए और अजीब अजीब से घटनाएं हुए हैं लूजंग के साथ, उसने ऐसे मिरेकल्स किए जो कि कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। फिर लूजंग बोलता कि मैं फाइट करने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे इतने ज्यादा हेट क्यों करते हो? मोइजिन बोलती कि इसमें कोई रीजन नहीं है, मैं बस तुम्हें मारना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। पर लूजंग बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम कब मुझे मारोगे। फिर लूजंग अपने स्वॉर्ड को जमीन में घसता है और अपने पूरे ओरा को रिलीज कर देता है। वो ओरा उसे बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से चैप्टर में देखा था। मोइजिन अपनी फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, लूजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो दोनों आपस में फाइट करने लगे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 46 की स्टार्टिंग होती है। मोइजिन लूजंग की तरफ आ रही होती है और फिर एकदम से बड़ी स्पीड से मूव करती है और अरेना से गायब हो जाती है। वो अरेना में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। लूजंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है उसे ढूंढने के लिए। फिर वो एकदम से लूजंग के सामने आ जाती है और अपने कांटे से लूजंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। लूजंग बचने के लिए अपना बॉडी प्रोटेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है और एक स्पेयर टाइप क्रिएट कर देता है अपने स्वॉर्ड इंटेंट से। मोइजिन फिर भी कंटिन्यूअसली स्वॉर्ड इंटेंट की तरफ अटैक की जा रही होती है और उसे तोड़ देती है। फिर दोबारा लूजंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। लूजंग भी अपना रेड कलर का ऑरा रिलीज करता है, पर मोइजिन का अटैक ज्यादा खतरनाक होता है। वो लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग बचने के लिए अपनी स्टोन की पावर को यूज करता है और पीछे की तरफ जंप करता है, पर जंप करते करते मोइजिन उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके शरीर से खून निकलने लग पड़ता है और नीचे गिरने लग पड़ता है। लूजंग अपने जख्म के ऊपर हाथ रख के बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। मोइजिन बोल रही होती मैं ऐसे तो तुम्हारे शरीर में सिर्फ 2 ही छेद करना चाहती थी, पर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मैं तुम्हारे शरीर में 10 छेद करूंगी। लूजंग बोल रहा है तो अच्छा ऐसा करोगे तुम? हंसते हुए बोल रहा था लूजंग ऐसा। तो मोइजिन बोल रही होती कि अगर तुम हंसते रहोगे ऐसा तो मैं हर बार होल्स को इंक्रीज करती रहूंगी, तुम सरेंडर कर दो चुपचाप। अब जो तुमने पहले हंसा था उसके लिए अब तुम्हारे शरीर में मैं 11 छेद करूंगी। लूजंग बोल रहा होता है कि तुम अभी भी काउंट कर रही हो? फिर वो बोलती है 12। लूजंग हंसता और बोलता है कि अगर तुम मेरे शरीर में छेद करना चाहती तो आओ मेरी तरफ, तुम मेरे शरीर में तभी छेद कर पाओगी अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा पाओगी कि नहीं। पैट्रियाच भी इसको देख रहा होता है और एल्डरजू भी सोच रहा होता है कि लूजंग क्या बोल रहा है, तो अभी अभी इसको चोट लगी थी। तो डिस्पल्स बोल रहे थे कि लूजंग पागल हो गया क्या? उस लास्ट से जो कि मोयूजिन ने उसकी तरफ किया था, उसने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड तो निकाली है पर वो सिंपल बेसिक स्वॉर्ड स्किल्स को यूज कर रहा है। तो एक डिस्पल बोल रहा है तो ये तो बड़ी ज्यादा बातचीत का टॉपिक बनेगा अगर ये बेसिक स्वॉर्ड स्किल्स को यूज करेगा ऑल पीक कंपटीशन में। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि लूजंग ने सिर्फ अभी अभी लर्न किया है स्वॉर्ड को और वो ऊपर से अभी स्वॉर्ड को सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए यूज कर रहा है। तो जीजंग पीक में जो बैटिंग सेंटर होता है वहाँ पे बैठे होते हैं कुछ डिस्पल्स और जाओ बोल रहा होता है कि ये बंदे तो अभी बड़ा ज्यादा शॉक्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो हुआ टैनमी के साथ डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि लूजंग क्या कर रहा है, क्या ये ग्रीन फिनिक्स बॉडी से सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड स्किल से फाइट करना चाहता है? तो वो टैनमी बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लूजंग है वो अपनी जो स्किल्स है स्वॉर्ड स्किल्स को उनको ऐसे इंटेंशनली बेसिक दिखा रहा है सभी को। तो हुआ टैनमी के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर हुआ ये जो कच्चा था, अगर इसने बेसिक स्किल्स को बड़ी अच्छी तरह से मास्टर किया है पर वो फिर भी इतनी ज्यादा यूज में नहीं होंगी इसकी इस मैच में। जूनियर ब्रदर हुआ तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो हुआ टैनमी बोलता है मुझे नहीं पता, ये तो मैं बस सोच रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत सस्पिशन है इसके लिए। फिर लूजंग एक सिंपल सी स्ट्राइक करता है स्वॉर्ड की, तो वो इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है बिना कोई फ्लो के कि सभी डिस्पल्स हैरान हो जाते हैं। और हुआ टैनमिंग भी बोल रहा होता है कि कोई नॉर्मल स्वॉर्ड स्लाइस नहीं थी जो उसने अभी की है। तो हुआ टैनमिंग के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है ये तो एक मॉन्स्टर है। मोइजिन भी अटैक कर रही होती है उसकी तरफ। मोइजिन बड़ी मुश्किल से डॉज करती है उस अटैक को और फिर बोल रही होती है कि तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक का कंट्रोल है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो पर फिर भी तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। फिर वो अपने हाथ पे अपने ओरा को ला रही होती है और फिर ग्रीन फिनिक्स क्लो को फॉर्म कर लेती है। वो अपने क्लो से लूजंग की स्वॉर्ड की तरफ अटैक कर रही होती है। लूजंग की स्वॉर्ड और मोइजिन के क्लो की वजह से जो क्लैश होता है उससे इतनी ज्यादा नॉइस होती है रिलीज की। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मेरे ईयर्स तो ऐसा लग रहा है कि ये फटने वाले हैं, मेरे को बड़ा ज्यादा दर्द हो रही है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मुझे तो चक्कर आने लगा है, मेरे को तो उल्टी करने का मन कर रहा है। वो क्लैश बड़ी देर तक चल रहा होता है। लूजंग देख रहा होता है उसकी तरफ बड़े ध्यान से। वो जो मोइजिन का क्लो होता है वो टूटने लग पड़ता है। लूजंग अपनी फुल फोर्स को लगा रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो टूट रहा है, लूजंग की स्वॉर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजंग जो वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसकी स्वॉर्ड ज्यादा डेंजरस थी और ऊपर से मोइजिन सिर्फ अपनी क्लो को यूज कर रही है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है क्या तुम इतने ज्यादा श्योर हो कि लूजंग सिर्फ अपने वेपन की वजह से जीत रहा है? तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लूजंग सिर्फ स्काई रेलम सेकंड लेयर में है और जो मोइजिन है वो अभी से सेलेस्टियल रेलम में है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? फिर लूजंग फिर से एक स्लाइस करता है अपवर्ड। तो जो पैट्रियाच होता है वो बोल रहा था कि ये जो लूजंग का मूव है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एल्डरजू भी बोल रहा होता है कि अपनी टेक्निक से जीत सकता है पर इनके बीच
बीच में जो कल्टीवेशन का डिफरेंस है वो बड़ा ज्यादा है। मोइजिन बोल रही थी कि मैं नहीं हारूंगी तुमसे किसी भी कीमत पे। पीटियान याओ जोर से बोलता है कि मत करो सिस्टर मो उसको। फिर वो बोलता है ब्रदर लुजेंग ये अपनी जो फीनिक्स कोर को वो इग्नाइट करने लगी है, अगर ये ऐसा करेगी तो इसकी बॉडी जो है वो बड़ा ज्यादा खतरे में आ जाएगी, ये इसके लिए बड़ा ज्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको स्टॉप कर दो। तो लुजेंग अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल उसकी गर्दन के पास रख देता है एक ही स्विंग में। लुजेंग बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारे एसेंस को इग्नाइट करने से क्या होगा और उसका क्या मतलब है, और मैं चिंता भी नहीं करता तुम्हारी जिंदगी की, पर अगर तुम इससे स्ट्रॉन्ग बन सकती हो तो मैं तुम्हें नेचुरली नहीं करने दूंगा ये चीज। अगर तुम एक भी स्टेप और हिलोगी तो तुम मारे जाओगी। लुजेंग ने जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसकी गर्दन पे रखी होती है और उससे खून निकल रहा होता है। लुजेंग थोड़ी बहुत भी दया नहीं दिखा रहा होता है उसे, लुजेंग पूरी तरह से डरा रहा होता है उसे। मोइजिन सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। पीटियान याओ भी सोच रहा होता है कि लुजेंग ऐसे नहीं मारेगा इसे। ये बड़ी अच्छी बात है इसकी कि इसने डराने के लिए ऐसा किया उसको ताकि वो अपनी एसेंस को इग्नाइट ना कर पाए। वो रोने लग पड़ती है वहाँ पे। लुजेंग बोलता तुम रो रही है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है सरेंडर करने का। वो बड़ी ज्यादा रो रही होती है। लुजेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है उसे देख के और फिर वो रोते हुए बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। तो रेफरी अनाउंस करता है कि ड्रिजल पीक का लुजेंग यहाँ पे जीतता है। लुजेंग उसे जाते हुए देख रहा होता है और जब पीटियान याओ होता है वो उसके सिर पे हाथ रख देता है, पर जो मोइजिन होती है वो उसका हाथ हटा देती है और एक साइड में कोने में बैठ जाती है। पीटियान याओ बोलते हैं कि शुक्रिया लुजेंग। लुजेंग भी स्माइल करता है फिर उसकी तरफ देख के। लुजेंग एरेना से उतर आता है और बाकी डिस्पल्स के पास आ रहा होता है और इंस्ट्रक्टर वैन के पास आ रहा होता है। इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि लुजेंग का एक डिसिपल टॉप 100 में आए। मैं अपनी सारी होप को हार चुका था जब ज़ुयुन हार गया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुजेंग इस फीट को पा पाएगा। वो सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा बुरा है। जो सूलिंग है वो यहाँ पे अभी होती तो बड़ी ज्यादा खुश होती, पर उसको अभी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर उसने अपने प्राइस डिसिपल को ऐसा करते हुए देखा होता ना तो मुझे बड़ी ज्यादा हैरानी हो रही है उसको कैसा लग रहा होता। फिर लुजेंग इंस्ट्रक्टर वैन के पास आता है और उसे आवाज डाल रहा होता है। फिर इंस्ट्रक्टर वैन लुजेंग की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि लुजेंग पक्का ही जो है सूलिंग उनकी हेल्प कर सकता है। अगर ये ऐसा करते रहेगा तो मुझे पता है क्लाउड पेविलियन में एंटर कर सकता है। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी इस कंपटीशन के बाद। तो डिस्पल्स बात कर रहे हो तो जो राउंड रॉबिन मैच है वो यहाँ पे एंड होता है और ऐसा लग रहा है जो टॉप 5 है वो है लुजेंग, हुआ टानमिंग, पीटियान याओ, वांग युन एंड मो युनजिन। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि जो मो युनजिन है उसने बड़ा ज्यादा सीरियस मेंटल ट्रॉमा को पाया है और ऐसा लग रहा है वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। उसे बड़ा ज्यादा बुरा लगा लुजेंग से हार के। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है सरप्राइजिंग नहीं कि पीटियान याओ और वांग युन टॉप में है। तो एक डिस्पल बोलता है कि तुम भूल चुके क्या ली फैंग के बारे में, अगर उसने फाइट की होती तो वो सभी को एक रैंक से नीचे गिरा देता अगर वो अपने ट्रेनिंग से बाहर आ जाता इस टाइम। तो फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है को डिस्पल वांग युन वर्सेस लुजेंग। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो फाइनली एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं अब। तो फिर वांग युन और लुजेंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वांग युन वही है जो क्यूंगिन सेक्ट का को डिसिपल है सेलेस्टियल रेलम में और लुजेंग ड्रिजल पीक का स्काई रेलम सेकंड लेयर में। वांग युन बोलते कि जैसा होना है वो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता और तुम इससे भाग भी नहीं सकते अब। लुजेंग बोलता अच्छा कौन भाग रहा है यहाँ से। वांग युन बोलते कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर से बड़े ज्यादा डरते हो मुझसे फाइट करने के लिए। लुजेंग बोलता डरता हूँ मैं, तुमने ऐसा नहीं बोला था कि तुम अपनी कल्टीवेशन को लिमिट करोगे और स्काई रेलम पे लाओगे मुझसे फाइट करने के लिए, मैं क्यों डरूंगा तुमसे। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे हाँ मैं ये रिमेंबर करता हूँ वांग युन ने ऐसा बोला था। तो एक डिस्पल बोल रहा था वांग युन जो है उसने कुछ ज्यादा बकवास कर दी थी उस टाइम पे, मुझे भी लग रहा है अब। फिर एक डिस्पल बोल रहा होता है लुजेंग ने मना नहीं कर दिया था कि इस ऑफर के लिए, अभी इसको दोबारा क्यों ला रहा है। वांग युन सोच रहा था कि लुजेंग खुद ही मेरे को थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। वांग युन बोलता कि मैंने ये ऑफर तुम्हें दिया था पर तुमने इसे रिजेक्ट कर दिया था, अब तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया है। लुजेंग बोलता हाँ ऑफ कोर्स मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ चाहे तुम अपनी कल्टीवेशन को लिमिट करो या ना करो। वांग युन बोलता है बड़े गुस्से से कि तुम्हारे पास बड़ी ज्यादा तीखी जुबान है, वो भी एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने भी तुम ऐसी बकवास कर सकते हो। फिर वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है पूरी तरह से और उसे रेड कलर का ऑरा सराउंड कर रहा होता है। वो बोल रहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी जुबान ही है लुजेंग। फिर लुजेंग भी अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर देता है और उनके बीच में खड़ा हो जाता है। वांग युन बोलता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को यूज क्यों नहीं कर रहे हो। लुजेंग अपने फैंटम्स को भेजते हुए बोल रहा था कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वांग युन बोल रहा था कि अगर तुम उसे अभी नहीं यूज करोगे तो तुम्हारे पास चांस नहीं होगा उसे यूज करने का दोबारा। वो लुजेंग की तरफ आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते। लुजेंग देख रहा होता है उसे और अपने फैंटम्स को उसकी तरफ भेज रहा होता है। वांग युन और डिमोनिक गॉड फैंटम्स का क्लैश होता है और वांग युन थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाता है। वांग युन बोल रहा था कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की ट्रिक्स को यूज करोगे, तुम इतनी ज्यादा अभी से मेहनत कर रहे हो, चलो देखता हूँ मैं तुम इसे कैसे ब्लॉक करोगे। फिर वो अपने आर्मर को फिर से अपग्रेड करता है जो उसके आर्मर पे सिंग आ जाते हैं उसके सिर के पास और फिर से चार्ज करके डिमोनिक गॉड फैंटम्स को मार रहा होता है और वो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो वहाँ पे तबाह हो जा रहे होते हैं। जो सारे डिमोनिक गॉड फैंटम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो तुम इन छोटी सी ट्रिक से मुझे हरा सकते हो, और वो लुजेंग की तरफ आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते। और जो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो दोबारा उसके सामने आ जाते हैं। लुजेंग हंसता है और बोलता है कि तुमने मेरे को लगता है कि मेरी फाइट्स को नहीं देखा है। वांग युन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और लुजेंग की देखा था जो वांग युन होता है वो लुजेंग के डिमोनिक गॉड फैंटम से नहीं जीत पा रहा होता तो वो अपने आर्मर को अपग्रेड करता है और उनकी तरफ अटैक करने लगता है। वो उन्हें डिस्ट्रॉय तो कर देता है पर लुजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को फिर से उसके आगे खड़ा कर देता है। तो चैप्टर नंबर 47 की स्टार्टिंग होती है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि 30 मिनट हो चुकी है पर वांग युन जो है वो अभी भी सिंपल अटैक्स किए जा रहा है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि वांग युन की अकेली स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, ये ऐसे इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि इसे गुस्से से लड़ना ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि वांग युन तो कब से शैडो क्लोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पर जो लुजेंग है वो ऐसे बैठा हुआ रिलैक्स कर रहा है जैसे कि कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। वांग युन को ये सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और वांग युन अटैक करने के लिए आ रहा होता है लुजेंग के सामने, पर जो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो फिर से उसके रास्ते में आ जाते हैं। लुजेंग बोलते हैं चलो तुम फाइनली यहाँ पे आ तो गए हो। जो वांग युन होता है वो बड़ी स्पीड से डिमोनिक गॉड फैंटम के पास से निकल के लुजेंग की तरफ आ रहा होता है। फिर लुजेंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है अटैक करने के लिए। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लुजेंग प्लान कर रहे हैं वांग युन के सामने
सामने लड़ने का, तो एक डिस्पेल बोल रहा था क्या तुम मजाक कर रहे हो, जो वांग यून है वो बड़ी आसानी से किसी भी ओपोनेंट को दबा सकता है, क्योंकि उसका जो व्हाइट स्केलेटल आर्मर है वो बड़ा ज्यादा पावरफुल है। इस लूजेंग के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से है कि वो उसको हेड ऑन फाइट कर रहा है उसके साथ। वांग यून उसकी तरफ आ रहा होता है, लूजेंग भी उसकी तरफ आ रहा होता है। लूजेंग अपने सारे जो ड्रैगन स्किल्स है उनकी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वांग यून बोलता है मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा पीसेज में। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश होता है और जो वांग यून होता है वो पीछे जाके गिरता है। लूजेंग थोड़ा सा पीछे हुआ होता है पर इतना भी ज्यादा नहीं, पर जो वांग यून होता है वो इतने ज्यादा पीछे जाके गिरता है कि वो बैरियर को फाड़ के पीछे निकल जाता है और पीछे डिस्पेल्स को भी उड़ाता जा रहा होता है। पर हुआ टाइमिंग और उसके साथ जो डिस्पेल होता है वो वांग यून को रोक लेते हैं। उस क्लैश की फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो बैरियर है वो भी कुछ नहीं कर पाया और साथ में उसने कई डिस्पेल्स को भी इंजर कर दिया। तो जो हुआ टाइमिंग के साथ डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है, अगर ये यहाँ से उड़ के दूसरे पीक्स में चला गया होता तो इसने बड़े ज्यादा डिस्पेल्स को मार दिया होता। हुआ टाइमिंग सोच रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा अजीब बात है, लूजेंग की बॉडी रिफाइनमेंट इतनी ज्यादा पावरफुल लेवल में कैसे पहुंच सकती है। वांग यून सोच रहा होता है कि लूजेंग तो बड़ा ज्यादा डेंजरस बंदा है, वो मेरे को मेरी स्पेशलिटी में हराना चाहता है, जो मेरी स्पेशलिटी वो पावर और मुझे वो पावर से हराना चाहता है। वो अरेना में एंटर कर जाता है और लूजेंग की तरफ देख रहा हो। लूजेंग बोलता क्या हुआ, तुम दोबारा मेरे साथ खेलना चाहते हो, मैं तो पूरा दिन तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। वांग यून बोलता है कि तुम बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है तुमसे फाइट करने के लिए मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। लूजेंग बोलता तुम ऐसा भी बोल सकते हो, तो बड़ा ज्यादा इमेच्योर लग रहा है मुझे। वांग यून बोलता हाँ मैं थोड़ा सा इमेच्योर हूँ। फिर वो अपने हैंड में अपने वेपन को ले आता है जो कि एक रेड कलर के ओरा से निकल के आता है। वो बोलता है कि तुमने सारे राइट्स को अर्न कर लिया है अब मेरी असली ताकत को टेस्ट करने के लिए, पर तुम इसे पक्का बड़ा ज्यादा रिग्रेट करोगे। उसका वेपन बोन से बना होता है किसी चीज की, और वो बोलते है कि ये स्पेयर जो है ये एक ड्रैगन की बैकबोन से बना है। तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम पहले इंसान होगे जो मेरी पावर्स को टेस्ट करोगे। इन बातों को सुनकर थोड़ा डिस्पेल्स भी हैरान हो जाते। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहे थे कि इस वेपन की पावर जो है वो ट्रू ड्रैगन से बड़ी ज्यादा कमजोर होगी, और इवन मोयू जिनकी जो ग्रीन फिनिक्स बॉडी है उससे भी कम पावरफुल है। जोइन बोल रहा था कि वांग यून के पास इसकी पावर का टोटल कंट्रोल है। लूजेंग को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि जो उसके शरीर में कॉल्ड्रन होता है वो शेक कर रहा होता है। लूजेंग बोलता है क्या ये जो स्पेयर है ये ड्रैगन की बैकबोन से बना हुआ है, वो कॉल्ड्रन बड़ा सा शेक। लूजेंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता था, मुझे पता है गाइस। वो वेल ड्रैगन्स को बोल रहा होता है ऐसा। चाहे उस टाइम का सीन ले लो जब वहाँ पे डिवाइन लाइब्रेरी में मैंने टेक्निक को पिक किया था, चाहे जो इमोर्टल पैलेस में मैंने गोस्ट से फाइट की थी, तुमने मेरी हमेशा हेल्प की है और मैं इस बार तुम्हारी पक्का हेल्प करूंगा इस ड्रैगन स्पेयर को एब्जॉर्ब और खाने के लिए। पर लूजेंग फिर सोचता है कि मैं इस स्पेयर को डिवावर कैसे करूंगा बिना किसी को शक डलवाए हुए। वांग यून हंस रहा होता है। फिर जो उसका स्पेयर होता है ड्रैगन की बैकबोन का वो उसे हवा में उठाता है और उससे रेड कलर का ओरा रिलीज हो रहा होता है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है ड्रैगन माइट। वांग यून बोलता है कि जो ड्रैगन की माइट होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जन्म से ही। जितने भी क्रिएचर है इस दुनिया में वो ड्रैगन के सामने कुछ नहीं है और उन्हें ड्रैगन के सामने झुकना ही पड़ता है, तो इसलिए लूजेंग तुम मेरे सामने झुक के नहीं जाते। फिर वो अपने स्पेयर को नीचे धरती में फोड़ता है जिसकी वजह से इतनी खतरनाक शॉक वेव रिलीज होती है कि जो डिस्पल्स होते हैं वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो शॉक वेव आसपास के सभी डिस्पल्स को अफेक्ट कर रही होती है। पैट्रियस बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरप्राइजेस तो रुक ही नहीं रहे हैं, ये कंपटीशन तो बड़े ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग है। एल्डर्स बोलता है कि ये वैसे मैंने तुम्हें जैसे 3 साल पहले बोला था कि वांग यून जो है वो बड़ा ज्यादा लकी है। तो पैट्रियस बोलते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लूजेंग है वो ज्यादा लकी है और ज्यादा सक्सेसफुल होगा वांग यून के मुकाबले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। तो जो रेफरी होता है वो उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है और जो सभी डिस्पल्स होते हैं उनको थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी पावर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा होता है स्पेयर की। तो डिस्पल्स बोल रहे थे कि मुझे बड़ा ज्यादा गर्म सा लग रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। लूजेंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो एक डिस्पल बोल रहे थे कि लूजेंग की कैसी हालत है। जो लूजेंग होता है वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और पूरा जोर लगा रहा होता है खड़े होने के लिए। वांग यून होता है कि तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पास कर लिया है, पर चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। फिर वो दोबारा अपने स्पेयर को धरती में फोड़ता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने झुकने पड़ेगा। जो प्रेशर होता है लूजेंग के ऊपर वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वो दोबारा अपने स्पेयर को फोड़ रहा होता है और लूजेंग की जो हालत होती है वो खराब हो रही होती है। लूजेंग जो होता है वो थोड़ा सा नीला पड़ गया होता है प्रेशर की वजह से। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे ये जो 3 रोड जिसने अभी की वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पिछली वन से। मैं जैसे जैसे नेक्स्ट करता जा रहा है मतलब रोर को क्रिएट करता जा रहा है तो वो पिछली वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि वांग यून तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर जू ने अपनी पूरी कोशिश की है इस रोर को ब्लॉक करने के लिए, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरी नीज कांप रही है। तो पीटीआर यहाँ बैठा होता है, वो स्माइल करता है और फिर से अपनी आंखों को बंद कर देता है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उससे कुछ भी नहीं हो रहा है उस रोड से। वेल एक्चुअली हुआ भी नहीं होता, ये बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो टाइमिंग भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता है, उसके भी थोड़े बहुत हाथ कांप रहे होते हैं, पर वो सांस लेता है गहरी और फिर ठीक हो जाता है। लूजेंग के ऊपर मेन फोकस होता है उस रोर का और उसके मुंह से खून निकल आता है। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहे होते हैं कि तो बड़ा ज्यादा अजीब है क्योंकि जो मेंटल अटैक्स होते हैं वो सिर्फ दिमाग पे असर करते हैं पर बॉडी को नहीं करते हैं। तो जूयून बोलते हैं कि ध्यान से देखो, जो लूजेंग है उसने अपनी जुबान को काटा हुआ है ताकि वो जाग सके और बेहोश ना हो जाए, इसलिए उसके मुंह से खून निकल रहा है। लूजेंग बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं, तुम इतने भी ज्यादा वर्दी नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं। लूजेंग के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर होता है, लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो वांग यून बोलता है कि तुमने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया है, पर तुम्हारा जो माइंड है उसने बड़ी ज्यादा हैवी इंजरी ली हुई है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा कोई पावरफुल सा तो तुम मर जाओगे, तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। लूजेंग बोलते क्या कह रहे हो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं ताकि तुम मुझे सरेंडर करने के लिए चांस दे रहे हो। वांग यून बोलता है हाँ, अब तुम्हें जल्दी से जो मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया उसे चूज कर लेना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। लूजेंग बोलते मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हें थोड़े घमंडी बना सकती है, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ अकेले काफी नहीं है मुझे डिफीट करने के लिए। वांग यून देख रहा होता है तो लूजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर देता है। वांग यून बोलता है अच्छा तुम ऐसे चाहते तो
मुझे ब्लेम मत करना फिर। लूजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को वांग युन की तरफ भेज रहा होता है। वांग युन अपने स्पेयर से सिंपल से स्लाइस करता है और जो सारे डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर जो फैंटम्स होते हैं उनकी बस से जो ब्लैक कलर की इंक जैसी मिस्ट होती है वो उसे घेर लेती है। वांग युन सोच रहा था कि अब ये क्या करना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। डिस्पल्स होते ही क्लाउड क्यों नहीं गायब हो रहे हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है लूजेंग ने पर्पसली किया हुआ है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि लूजेंग क्या सोच रहा होगा, हम इस डुअल को कैसे देख पाएंगे अगर ये एनर्जी सामने आ जाएगी हमारी आंखों के। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, कंपटीशन जो होते हैं वो कंपटीशन ही होते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं होती है दूसरों को देखने के लिए। तो एक बोल रहा था कि लूजेंग ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, उसके पास पक्का कोई ना कोई ट्रिक होगी इसको हराने के लिए। वांग युन जो होता है उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता अपने आसपास। वांग युन अपनी इनिशिएट एनर्जी को उस मिस्ट में भेज देता है और वो बोल रहा था कि मैंने सुना था कि तुम्हारी जो डिमोनिक एनर्जी है वो किसी की भी इनिशिएट एनर्जी को खा सकती है। तो जो वांग युन ने अपनी एनर्जी छोड़ी होती है वो लूजेंग अपनी मिस्ट से उसे एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। वांग युन बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो अपनी डिमोनिक एनर्जी से, पर मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करोगे वो बेकार है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते मेरे सामने। फिर हमें लूजेंग दिखाया जाता है, उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी होती है और वो बोल रहा होता है कि अब कोई नहीं देख सकता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। वांग युन अपने स्पेयर से अटैक करने लगा और वो अटैक कर देता है ड्रैगन्स हाउलिंग स्पाइक और एक खतरनाक सी थ्रस्ट लूजेंग की तरफ कर देता है। उस अटैक की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और बहुत खतरनाक आवाज सुनाई देती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि लूजेंग तो पक्का खत्म हो जाएगा अब। तो एक डिस्पल बोल रहा था हाँ जीतना तो बड़ा ज्यादा मुश्किल और आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लूजेंग को पक्का बहुत ज्यादा शौक लगा होगा, अब क्या कर सकते हैं, ये बड़ी ज्यादा शेम की बात है। इतना ज्यादा टाइम हो गया कि जो ड्रिजल पीक था उसके पास इतना ज्यादा अच्छा डिस्पल आएगा। तो एक डिस्पल बोल रहा था हाँ ये शेम की बात है, इतना ज्यादा टाइम हो गया था ड्रिजल पीक के पास, इतनी ज्यादा टाइम के बाद एक गिफ्टेड डिस्पल आया था। इंस्ट्रक्टर वैन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जोइन बोल रहे थे कि टीचर वैन इनकी बातें मत सुनो, जो लूजेंग है वो हमेशा मिरेकल्स को क्रिएट करता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है हाँ तुम ऐसा बोल तो सकते हो पर अभी जो हो रहा है उसको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तो जोइन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि लूजेंग अभी एक और मिरेकल को क्रिएट कर सकता है। उस स्मोक में से इतनी खतरनाक सी वाइब्रेशन और एक्सप्लोजन और नॉइस आ रही होती है कि जो रेफरी होता है वो भी बेहोश हो जाता है वहाँ पे। एल्डर जो सोच रहा होता है सही नहीं है, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा डिस्पल्स की सेफ्टी को। वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा होता है और जो बैरियर होता है उसे रिपेयर कर रहा होता है बार बार, पर फिर भी उससे कुछ असर नहीं हो रहा होता। जो डिस्पल्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं दर्द से, वो बोल रहे होते हैं कि इतना ज्यादा दर्द मैंने कभी नहीं सहा। हुआ टैनमी के साथ जो डिस्पल होता है जो कि टॉप 3 में होता है उसके साथ उसके भी थोड़े पसीने छूट जाते हैं। पीटियानिया अपने बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन अटैक को यूज करता है और अपने अराउंड शील्ड क्रिएट कर लेता है। हुआ टैनमिंग भी थोड़ी सी मुश्किल में होता है, वो अपने स्वॉर्ड इंटेंस से खुद को शील्ड कर रहा होता है। फिर जो पैट्रियाच होता है वो भी अपने थ्रोन से उतर के नीचे आ जाता है और एल्डर जू के पास। पैट्रियाच बोल रहा होता है कि ये क्या था अभी, ये जो ड्रैगन स्रोर थी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे थी। एल्डर जू बोल रहा था ये तो बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ड्रैगन स्पेयर को इस एक्सटेंट तक यूज कर सकता है लूजेंग के खिलाफ। तो पैट्रियाच बोलता है नहीं, ये जो ड्रैगन की रोर थी ये कुछ और थी, ये ऐसी चीज थी जो कि ड्रैगन का स्पेयर कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक असली ड्रैगन आ गया है। सो गाइस लूजेंग ने फैलाई होती है उसमें से बहुत खतरनाक एक ड्रैगन रोर सुनाई देती है जिसकी वजह से जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बेहोश होने लग पड़ते हैं। वो रोर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जो हुआ टैनमिंग होता है, पीटियानिया होता है और उसके साथ हुआ टैनमिंग के साथ जो टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक डिस्पल होता है उनके लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसे रोकने के लिए। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उस रोर को रोकने के लिए। एल्डर जू बोलता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो वांग युन का स्पेयर है वो ऐसी रोर को प्रोड्यूस कर सकता है। तो पैट्रियाच बोलता है कि ये स्पेयर से आवाज ऐसी आ ही नहीं सकती, ये तो ऐसी रोर थी जो कि एक ट्रू ड्रैगन ही निकाल सकता है। तो चैप्टर नंबर 48 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर जू बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, जो ड्रैगन्स है वो सिर्फ लेजेंड्स में होते हैं, वो सिर्फ कहानियों में पाए जाते हैं, अभी तक किसी ने भी ड्रैगन को नहीं देखा है। जो 5 प्रोविंसेस है पूरी दुनिया में उन्होंने बस इतना कंफर्म किया कि सिर्फ जो वेरिएंट्स होते हैं वही पाए जाते हैं इस दुनिया में। तो पैट्रियाच बोलते हैं कि जब हमारी फाइट हुई थी क्लाउड हॉल में 10 साल पहले तो मैंने एक वेरिएंट को देखा था, पर ये जो अभी ड्रैगन रोर हमने सुनी है बड़ी ज्यादा डिफरेंट लेवल पे थी। इसका ऑरा सिमिलर है जैसे वांग युन की बोन स्पेयर में था, पर आप बोल भी कह सकते हैं जो डिमोनिक इनिशिएट की है ये हमारी साइट को ब्लॉक कर रही है। तो जो डिस्पल भी होश हुए होते हैं उनके लिए जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो आ जाता है और जो पिल्स बांट रहा होता है उन सभी को, वो सभी को ट्रीट कर रहे होते हैं वहाँ पे। इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि लूजेंग कहाँ पे है, लूजेंग को क्या हुआ। फिर जो मिस्ट होती है वो गायब होने लग पड़ती है और हमें दिखाई देता है कि लूजेंग बिल्कुल खड़ा होता है सीधे। इंस्ट्रक्टर वैन बड़ी खुशी से लूजेंग को आवाज डालता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, लूजेंग खड़ा कैसे है और वांग युन कैसे ग्राउंड पे गिरा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ अभी। तो तीसरा डिस्पल बोल रहे होते हैं कि वांग युन ने तो अभी बड़ा ज्यादा खतरनाक पावरफुल ड्रैगन डोर को रिलीज किया हुआ था, तो लूजेंग बिल्कुल ठीक कैसे है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख लेता है और सांस को बाहर छोड़ता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि वहाँ पे क्या हुआ था मिस्ट के अंदर। तो जब वांग युन ने उसकी तरफ अटैक किया था ड्रैगन हाउलिंग स्पाइक का, तो लूजेंग के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया था। फिर लूजेंग ने अपने दांतों को ग्रिट किया था और अपनी स्वॉर्ड से असली ड्रैगन रोर को रिलीज किया था जो कि उसके अंदर है। उस ड्रैगन रोर की वजह से जो वांग युन होता है वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर लूजेंग जल्दी से अपनी डिमोनिक एनर्जी से जो स्पेयर होता है उसे पकड़ लेता है और जो उसे पिघला के एसेंस में क्रिएट कर लेता है और उसे खा जाता है, पर वो एक एसेंस की ड्रॉप को वहीं पे रहने देता है। जो ड्रैगन होता है वो उस एसेंस को ड्रिंक कर लेता है। कॉल्ड्रन में से 2 लाइटें निकलती है पर्पल कलर की, एक लूजेंग की तरफ जाती है और एक वांग यान के हेड की तरफ जाती है। लूजेंग बोल रहा था कि अगर ये पर्पल लाइट नहीं होती जो कि तुम्हारी सोल को रिपेयर कर रही है तो तुम अभी पागल हो गए होते। मैंने तुमसे तुम्हारा बोन स्पेयर ले लिया पर उसके बदले मैंने तुम्हें पर्पल लाइट दे दी है जो कि तुम्हारी सोल को पावरफुल बना देगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लुक क्या होगा जब तुम्हें पता लगेगा कि ये तुम्हारा स्पेयर गायब हो गया और ये सीन जो हुआ है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है ड्रिजल
ड्रिजल पी का लूजंग यहाँ पे जीतता है। तो जो पैट्रियाच होता है और एल्डर जो होता है वो वहाँ पे आ जाते हैं। लूजंग उन्हें ग्रीट करता है। पैट्रियाच सोच रहा होता है कि जैसा मैंने फील किया था वैसा नहीं लग रहा मुझे, इसका ऑरा जरा भी खराब नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ क्या है। एल्डर जो बोलता है लूजंग क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ अभी अभी, और ऐसा कैसे है कि जो वांग्यून है वो नीचे ग्राउंड पे गिरा हुआ है। लूजंग स्माइल करता है और बोलता है कि एल्डर जो तुम मुझसे बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमेशा जो फाइट में एक पर्सन नीचे गिरा ही होता है, अगर वहाँ पे अभी वांग्यून नहीं होता तो वहाँ पे मैं होता, सिंपल सी बात है। तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे क्वेश्चन को कैसे आंसर करूँ। तो एल्डर जो बोल रहा था कि मैं थोड़े इमोशंस के साथ क्वेश्चंस को पूछा था तो मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे अभी क्या हुआ है। तो लूजंग बोलता है मुझे भी पक्का नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। जब वांग्यून मेरी तरफ अपने बोन स्पेयर को लेके आ रहा था तो उसने एक बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रैगन रोर को यूज किया था और उसकी वजह से बड़ी ज्यादा अलग अलग तरह की रेनबो लाइट अपीयर हुई और तब मैंने देखा जो वांग्यून था वो नीचे फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ था और मुझे नहीं पता उस लाइट ने मुझे घेर लिया था और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो सोल है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। तो पैट्रिया सोच रहा होता है क्या वो लाइट ऑफ 7 स्टार ग्रास थी। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ईस्टर्न प्रोविंसेस में ऐसी चीज नहीं है, इस तरह की डिवाइन हब नहीं पाई जाती है। जो एल्डरजू और पैट्रियाच उसको देख रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए लूजंग की तरफ। लूजंग बोलता है जो हुआ वो हो गया है, अब मुझे ये बताओ कि वांग्यून ठीक है क्या। तो जो हेल्थ केयर का मेंबर होता है वो बोलता है कि पैट्रियाच एल्डर वांग्यून मुझे ठीक लग रहा है, वो सिंपली बेहोश हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ है। पैट्रियाच अपने सिर को हिलाता है और जो हेल्थ वाला मेंबर होता है वो देख रहा होता है उनकी तरफ ध्यान से, वो आगे और कुछ नहीं बोलता है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है अभी। वेल शक तो हो गए लूजंग के ऊपर जैसा उसने अभी किया है। एल्डरजू बोलता है कि मैं हेल्प करता हूँ वांग्यून की ताकि वो जाग पाए और हमें बता सके कि क्या हुआ है अभी। थोड़ा टाइम के बाद वांग्यून अपनी आंखें खोल देता है और बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। लूजंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जैसे उठता है और बोलता है कि मेरे ड्रैगन स्पेयर कहाँ गया। एल्डरजू बोलता है वांग्यून क्या तुमने अपनी जो स्पेयर है उसको अपनी स्पेशल रिंग में डाल दिया है। तो वांग्यून बोलता है नहीं, मेरी स्पेशल रिंग में नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा ऐसे ड्रैगन स्पेयर कहाँ पे गायब हो सकता है। वो लूजंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा था कि ये लूजंग का काम है। लूजंग अपने सिर को हिला देता है और बोलता है मेरे पास नहीं है। एल्डरजू पूछता है कि वांग्यून तुम हमें बता सकते हो कि क्या हुआ जब तुम लूजंग से फाइट कर रहे थे और वो ड्रैगन रोर क्या थी। वांग्यून बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, जब हम फाइट कर रहे थे तब एक बहुत खतरनाक ड्रैगन रोर आई कहीं से और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं है। तो एल्डरजू बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे जो तुम्हारा ड्रैगन स्पेयर था वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया है, उसकी वजह से इतनी पावरफुल रोल सुनाई दी है सभी को। वांग्यून बोलता है अच्छा तो ऐसा हुआ है। एल्डरजू बोलता है कि यही अब क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी ट्रुथ के लिए, क्योंकि और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम कि वो ड्रैगन रोर कहाँ से आई। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि तुम्हारा जो स्पेयर है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ और उसकी वजह से रोर सुनाई दी सभी को। फिर वो दोबारा पूछता है उसको कि हाँ वांग्यून तुमने क्या एक लाइट को देखा था जो तुम्हारे सिर में एंटर कर रही थी, रेनबो लाइट जैसी। तो वांग्यून बोलता है रेनबो लाइट रेस वो क्या है अब। फिर एल्डरजू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सोल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई है। फिर वांग्यून सोचता है और अपनी आईज को क्लोज करता है। वांग्यून बोलता है हाँ मेरे बोन स्पेयर तो गुम हो गया पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने नरिशमेंट दी है मेरी सोल को और मेरी सोल स्ट्रॉन्ग हो गई है। पैट्रियास थोड़ी सस्पिशन की नजरों से लूजंग की तरफ देख रहा होता है। फिर थोड़े टाइम के बाद जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि अब फाइनल फाइट की बारी है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लूजंग पक्का ही फर्स्ट प्लेस ले जाएगा क्योंकि उसने तो वांग्यून को भी हरा दिया है। तो दूसरे डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि अभी मुश्किल है ये बताना क्योंकि अभी हुआ टैनमिंग भी और पीट यानियाओ भी है और वो वीक नहीं है जरा भी लूजंग से। तो जो ड्रिजल पीक के डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमारा ड्रिजल पीक पक्का ही टॉप 2 में से एक होगा। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि लूजंग ब्रदर तो बड़े अच्छा कर रहा है। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे होते हैं कि हमारा पिल अलाउंस और हमारा फेम जो होगा वो दोबारा से बनेगा, जो हमें पिल्स मिलती थी वो हमें शायद ज्यादा मिलेंगी अब। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि पहले के टाइम में लूजंग की बहन जो थी लुयान उसने मैनेज किया था यूनियो पीक को सेकंड प्लेस पे लाना, वो भी अपने आप अकेले। पर ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद लूजंग उसका भाई उस मिरेकल को रिपीट करेगा। तो वो ओल्ड इंस्ट्रक्टर होता है जो लूजंग को स्टार्टिंग में मिला जो कि टियानी पीक का होता है इंस्ट्रक्टर। वो सोच रहा होता है पुराने सभी एनकाउंटर्स को जब उसने लूजंग को देखा था। वो सोच रहा था कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्टर सूने इसको बेनिफिट्स दिए हुए हैं, अगर मुझे पता होता ये ऐसा ऐसा कर सकता तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता लूजंग को अपने पीक में लाने की। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि टियानी पीक हुआ टियानमिंग वर्सेस लूजंग। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि चलो ये फाइनली हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा खून खोल रहा है। जो क्यूंगिन सेक्ट के 2 मिरेकल्स है वो आपस में फाइट करने लगे हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा था क्या हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकालेगा, मैं सच्ची में उसकी स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसकी स्वॉर्ड कैसे दिखती है। हुआ टियानमिंग और लूजंग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते। लूजंग बोलता है कि शुक्र है मुझे फाइनली चांस मिल गया तुमसे फाइट करने का, मैं बड़े टाइम से इंतजार कर रहा था तुमसे फाइट करने के लिए, तब से जब से हमने वो मॉन्स्टर से फाइट की थी तब। हुआ टियानमिंग बोलता है सेम, मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता था, तुमने अपनी स्ट्रेंथ को बड़ा ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं अच्छा ये एक दूसरे को जानते थे। तो एक बोल रहा होता है किसको क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ हुआ टियानमिंग की स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है हाँ अब ये शायद अपनी स्वॉर्ड को यूज करेगा। लूजंग बोलता है कि तुमने अपने पूरे मैच में अपनी स्वॉर्ड को कभी यूज नहीं किया है। जो मैच को देखने वाले बाकी डिस्पल्स हैं वो बड़े ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हारी स्वॉर्ड को देखने के लिए। हुआ टियानमिंग बोलता है जैसे मैंने पहले बोला था मैं अपनी स्वॉर्ड को तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लूजंग बोलता है अब बताओ अब तुम्हें जरूरत है कि नहीं। तो हुआ टियानमिंग बोलता है हाँ अब मैं यूज करूंगा इसको। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। उस स्वॉर्ड पे खून के निशान होते हैं बड़े ज्यादा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं किस तरह की स्वॉर्ड है, इस पे तो जंग लगा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि ये नॉर्मल स्वॉर्ड तो नहीं हो सकती। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है क्या हुआ टियानमिंग इस कचरे को लेके घूमता रहता था। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है कि मुझे तो डाउट है कि वो नॉर्मल स्वॉर्ड को कभी भी अपनी पीठ पे लेके नहीं घूम सकता, क्योंकि जितना वो स्ट्रॉन्ग और जितना उसका नाम स्ट्रॉन्ग
है उस हिसाब से स्वॉर्ड बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लूजेंग बोलता है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड के बारे में लियान की सेक्ट की टेक्निक्स में पढ़ा है। ये ब्लड सकिंग स्वॉर्ड है जिसमें जो खून के निशान होते हैं वो कभी फेड नहीं होते हजारों सालों तक भी। फिर लूजेंग बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड का नाम है स्ट्रीमिंग लाइट और ये एक लो टायर इमोर्टल वेपन है। ये जो ब्लेड ऐसे कुछ ही टाइम हुआ है फोर्ज किए गए। हुआ टैनमी बोलता है हाँ मैं रिमेम्बर करता हूँ, ये वही लास्ट स्वॉर्ड है ना जो चेडोजी ने फोर्ज की थी, बट ये सैडली फिनिश नहीं कर पाया था। वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे फिनिश किसने किया है। लूजेंग बोलता है कि मैंने इसे फिनिश किया जब मैं लास्ट टाइम जान हुआ पीक में था। तो हुआ टैनमी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने इसे खुद फोर्ज किया है। लूजेंग बोलता है हाँ। वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा के बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा बेचैन हो रहा हूँ, चलो फाइट करते हैं। हुआ टैनमी अपनी स्वॉर्ड को सभी को दिखा देता है और फिर लूजेंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। हुआ टैनमी बोलता है मुझे याद है ये जो है ये चेडोजी की लास्ट स्वॉर्ड थी, वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। ये स्वॉर्ड किसने कंप्लीट की है, क्या तुम मुझे बता सकते? तो लूजेंग बोलता है ये स्वॉर्ड मैंने कंप्लीट की है। वो टैनमी भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तुमने कंप्लीट की है। तो लूजेंग बोलता है हाँ मैं फाइट के लिए बड़ा ज्यादा बेताब हूँ, तो चलो फाइट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 49 की स्टार्टिंग होती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि लूजेंग एक रिफाइनर भी है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि ये पक्का बकवास कर रहा है। हर एक बंदे की एक लिमिट होती है, कोई इतना भी अच्छा नहीं होता कि हर चीज में परफेक्ट हो। ये आगे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अब खुद को रिफाइनर भी बोल रहा है इमोर्टल टायर वेपन तक रिफाइन करने के लिए। ये कुछ ज्यादा फेंक रहा है। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है कि इतनी आसान चीज भी नहीं है कि कोई भी कहीं से भी कर दे। रुत बाहर आ जाएगा जब हम जान हुआ पीक के डिस्पल्स को पूछेंगे। पैट्रियाज भी सभी को सुन रहा होता है ध्यान से और फिर एल्डर जू की तरफ देखता है। एल्डर जू बोलता है कि मैं किसी को भेजता हूँ जान हुआ पीक में ताकि वो पता कर सके। तो पैट्रियाज बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट है वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो एल्डर जू बोलता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है लूजेंग के वर्ड्स पे। तो पैट्रियाज बोलता है ये जो बच्चा इसने इतने ज्यादा सरप्राइजेस आगे शो कर दिए हैं, मैं इसकी हर कही हुई बात को बिलीव करूंगा। अगर ये भी बोल दे कि एक रीइंकार्नेशन एक इमोर्टल का, तो मैं वो भी मान लूं। एल्डर जू सुन रहा होता बड़े हैरान हो के इसको। तो पैट्रियाज बोलता है कि एल्डर जू मैं मजाक कर रहा हूँ, पर जो लूजेंग की करंट एबिलिटीज है अगर मैं इसकी थोड़ी सी भी हेल्प करूंगा तो ये बड़ी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स को पा पाएगा क्लाउड होल में, जिसकी वजह से मेरे को बड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा। वो टैनमी बोल रहा होता है कि मैं 16 साल की एज में स्काई रैलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसकी वजह से कोई भी पर्सन एडमायर करने के लिए नहीं बचा था ईस्टर्न प्रोविंसेस में। मैंने स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करना 6 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था और मैं थोड़ा बहुत एनलाइटेंड हुआ था स्वॉर्ड इंटेंट के लिए 10 साल की उम्र में, और 13 साल की उम्र में मैं पूरी तरह से एनलाइटेंड हो गया था स्वॉर्ड इंटेंट के लिए। जो पीटीएन है वो फर्स्ट है और लूजेंग तुम सेकंड हो। मैं अपनी पूरी पावर को यूज करूंगा इस राउंड में। फिर लूजेंग बोलता चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हुआ टैनमिंग होता है वो स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करके लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैं ये एडमिट कर सकता हूँ जो हुआ टैनमिंग की स्वॉर्डमैनशिप है वो मेरे से ज्यादा अच्छी है। फिर लूजेंग भी हुआ टैनमिंग की तरफ आगे बढ़ने पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं पर वो एकदम से एक दूसरे को डॉज कर लेते हैं स्वॉर्ड स्टेप्स की वजह से। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इनकी मूवमेंट तो बड़ी ज्यादा प्यारी है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर मैं स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर सकता हूँ इस लेवल पे तो कोई भी स्काई रैलम का डिस्पल मेरे अगेंस्ट नहीं जीत सकता है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है औकात में रहो। इस तरह के स्वॉर्ड स्टेप्स को लर्न करने के लिए तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट के लिए एनलाइटेंड होना पड़ेगा। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे वो? फिर हुआ टैनमिंग हवा में कूदता है और लूजेंग की तरफ अपनी किक करता है। उस किक से वजह से एक स्वॉर्ड का स्लैश लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। हुआ टैनमिंग के हर एक मूव से स्वॉर्ड का स्लैश जा सकता है उसकी बॉडी से। लूजेंग की तरफ स्लैशेस आ रहे होते हैं तो फिर लूजेंग बोलता है ये सही था। फिर लूजेंग भी वैसे करता है और जो स्लैशेस होते हैं हुआ टैनमिंग के साइड से आते हुए वो लूजेंग भी उनको काउंटर कर देता है अपने स्लैशेस से। फिर हुआ टैनमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एक मूव को यूज करता है स्वॉर्ड ऑफ हेवनली वर्च्यू और लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है अच्छा ये है हेवन स्वॉर्ड, ये हेवंस की पावर को उधार ले सकता है। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर फिर भी ये एक उधार ली हुई पावर है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और बड़े अच्छे तरीके से उसको रोक लेता है। लूजेंग अपने स्वॉर्ड से स्लैश करता है हुआ टैनमिंग के साइड पर। हुआ टैनमिंग उसे डॉज कर लेता है नीचे झुक के। फिर हुआ टैनमिंग लूजेंग की तरफ करने लगा होता है अटैक पर। लूजेंग भी उसे रोक लेता है अपनी स्वॉर्ड से। वो बार बार एक दूसरे की तरफ अटैक कर रहे होते हैं पर डॉज भी कर ले रहे होते हैं। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैं तो ऐसे बड़ा कुछ लर्न कर सकता हूँ इस बैटल से। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है हाँ मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप में ब्रेक थ्रू कर सकता सिर्फ इस बैटल को देखने से ही। फिर ऐसे हुआ टैनमिंग और लूजेंग के बीच में फाइट कंटिन्यू होती रहती है और जो मूव्स होते हैं वो 50, 100 और 150 मूव तक एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। वो टैनमिंग सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि मैं अपने सिर्फ स्वॉर्ड मूव से ही लूजेंग को हरा सकता हूँ। फिर वो नीचे एक जगह खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक यूज करने लगा होता है। वो बोलता है कि शाइनिंग स्वॉर्ड के सामने जो लाइट और डार्कनेस है वो भी कट जाती है। मैं कोई विलन नहीं हूँ और जो मेरी पाथ है वो राइटनेस की है। मैं हर बार जो काम करता हूँ वो सही करता हूँ। फिर वो अपने मूव्स को एक मूव में कन्वर्ट कर देता है जो कि मूव्स होते हैं स्वॉर्ड ऑफ हेवनली वर्च्यू, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली स्टार, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली जेड, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली पर्ल। 4 स्वॉर्ड स्टाइल कंबाइन एज वन। और ये सारे स्वॉर्ड स्टाइल्स होते हैं कंबाइन हो जाते हैं। जो डिस्पल्स बोल रहे थे 4 स्वॉर्ड्स, ये तो 4 स्वॉर्ड्स हैं, इसने क्या एक्चुअली कंबाइन कर दी हैं। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि जो टेक्निक है एक बुक में हेवनली स्वॉर्ड उसमें जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज हैं और मेरी फैमिली के पास भी है एक। जितने भी पास्ट 800 साल थे उनमें कई बंदों ने ट्राई किया था उसको मास्टर करने के लिए इस टेक्निक को। मुझे नहीं लगता कि हुआ टैनमिंग इसको कर पाएगा क्योंकि ये पहला ही बंदा होगा जो इन 4 स्वॉर्ड्स टेक्निक को एक करने में कामयाब होगा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि लूजेंग जो है वो ट्रबल में है क्योंकि जो हुआ टैनमिंग वो हेवंस की पावर को उधार ले रहा है। इस हिसाब से लूजेंग कैसे जीत पाएगा। फिर हुआ टैनमिंग अपने स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है और जो उसका ऑरा होता है वो पूरे आसमान में फैल रहा होता है ब्लू कलर का। उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है कि डिस्पल्स को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो भी अपनी आंखें क्लोज कर देते हैं। वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। लूजेंग अपनी आईज क्लोज करके खड़ा होता है और बोलता है कि ये स्ट्राइक तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे एक तरीका फाइंड करना पड़ेगा इसको काउंटर करने के लिए। वो अटैक होता है वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। फिर लूजेंग अपनी आंखों को खोल देता है और बोलता है कि ये सिर्फ एक उधार ली हुई पावर ही है पर ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग है, इसकी एनर्जी बढ़ ज्यादा है। स्वॉर्ड को ऑरा से कवर कर लेता है और सोचता है कि हाँ मुझे आइडिया मिल गया, मैं भी अपनी पावर ऑफ स्टार को और अपने बेसिक स्वॉर्ड मूव्स को एक करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को बना सकता हूँ। लू ज़ेंग भी हुआ टाइमिंग के साइड अटैक कर देता है। उन दोनों अटैक का बहुत बड़ा क्लैश होता है, वो दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे होते हैं ऐसे अटैक करते वक्त। उस क्लैश की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस अटैक के बाद डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये मूव तो लू ज़ेंग का बड़ा ज्यादा खतरनाक था, इसलिए हुआ टाइमिंग के अटैक को नॉकआउट कर दिया। तो एक डिस्पल बोल रहे होते क्या ये था लू ज़ेंग का ट्रम्प कार्ड, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना था। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे होते कि ऐसा लग रहा है कि लू ज़ेंग फर्स्ट प्लेस ले जाएगा। तो फिर हमें हुआ टाइमिंग दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकला होता है, वो अपने मुंह को साफ करता है। हुआ टाइमिंग सोच रहा होता है कि इसके पास स्टार्स की पावर कैसे है और ये उधार ली हुई पावर नहीं है, ये क्या इसकी इनिशिएट एनर्जी है। इस तरह की एनर्जी तो ईस्टर्न प्रोविंसेस में पाई नहीं जाती है। हुआ टाइमिंग बोलता है कि पूरे इंटायर ईस्टर्न प्रोविंसेस में मेरा जो ओपोनेंट है वो सिर्फ पीटियानियाओ था, मेरे पास सिर्फ 50% चांस थे जीतने के उसके अगेंस्ट में, पर मैं बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं उसे हरा सकता था अगर मैं सेलेस्टियल रेलम में ब्रेक थ्रू कर पाऊं। पीटियानियाओ भी इसको सुन रहा होता है। फिर हुआ टाइमिंग बोलता है कि जो ईस्टर्न प्रोविंसेस है इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि ये मेरे को रोक पाए, जो मेरा गोल है वो पूरी दुनिया में पैर रखना और वहाँ पे अलग अलग चीजों को और अलग अलग बंदों से फाइट करना है। पर मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज इसलिए हूँ क्योंकि ईस्टर्न प्रोविंसेस को लीव करने से पहले किस्मत ने मुझे तुमसे मिलने दिया लू ज़ेंग। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि तुम बड़ा ज्यादा गिफ्टेड हो और जो हेवेंस ने तुम्हें मेरे लिए सेंड किया है ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं, तो इसलिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। फिर हुआ टाइमिंग अपनी स्वॉर्ड को ओरा से कवर कर लेता है और उसके फोरहेड पे एक मार्क अपीयर हो जाता है। हुआ टाइमिंग बोल रहा था ये जो मूव है इसको मैं पीटियानियाओ के लिए सेव कर रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें हराने के लिए मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। फिर जो मार्क होता है उसके फोरहेड से वो टूट जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है। जो पूरी तरह से इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होने लग पड़ता है। वो बोल रहा था कि स्वॉर्ड के सामने जो स्काई होता है उसको भी कटना पड़ता है, जो मेरी बात है वही इस नेचुरल ऑर्डर को सेट करेगी। तो उसके अटैक की वजह से बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से हवा चलने लग पड़ती है। पीटियानियाओ बोल रहा था कि हवा चल रही है। हुआ टाइमिंग की जो स्वॉर्ड होती है वो पूरे बादल को कंट्रोल कर रही होती है, हवा को कंट्रोल कर रही होती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे ले आता। लू ज़ेंग बोल रहा था कि हुआ टाइमिंग मेरे जो मार्शल आर्ट्स है वो तुमसे जरा भी कम नहीं है और मैं भी मार्शल आर्ट्स की पीक को देखना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं बड़ी जल्दी और उस अटैक से जरा भी नॉइस नहीं सुनाई देती है किसी को भी। वो बिल्कुल हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग और हुआ टाइमिंग एक दूसरे के खिलाफ अटैक कर देते और जब उनका अटैक एक दूसरे से क्लैश होता है तब कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है। तो चैप्टर नंबर 50 की स्टार्टिंग होती है। डिस्पल्स बोल रहे होते कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन कहाँ गया, क्या ये ऐसे बकवास कर रहे थे। तो दूसरा डिस्पल बोल रहे थे क्या इन्होंने ऑन पर्पस किया, इतना ज्यादा वेट किया इन्होंने एक अटैक करने के लिए। जो मोयूजिन होती है वो बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और कांप रही होती है। पीटियानियाओ बोल रहे होते कि जूनियर सिस्टम हो, तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो गलत नहीं बता रही है तुम्हें, ये दोनों फुल स्वॉर्ड इंटेंट तक पहुंच गए हैं। मोयूजिन बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से कांप रही होती है, उसे बड़ा ज्यादा डर लग रहा होता है। पीटियानियाओ बोल रहे होते कि वो दोनों मेरे से फाइट करेंगे ही, अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद, इसमें कोई रश नहीं है। पैट्रियाच बड़ा ज्यादा खुश होता है, वो बोल रहे होते इन दोनों ने एलाइटमेंट को पा लिया स्वॉर्ड इंटेंट की, वो भी सेम टाइम पे। एल्ड्रेज़ बोल रहे होते हैं तो अच्छा इसलिए कोई साउंड सुनाई नहीं दी है किसी को भी। पैट्रियाच हंस रहा होता है। फिर वो बोल रहे होते कि इन्होंने जो नॉइस है उसको एलिमिनेट कर दिया है। पैट्रियाच बोल रहे होते इन्होंने नॉइस को गायब नहीं किया है, इन्होंने जो इनके अराउंड स्पेस है उसको ही मोड़ दिया है और जैसे स्पेस मोड़ा तो उसने सारी साउंड को अपने अंदर खींच लिया। फिर लू ज़ेंग और हुआ टाइमिंग बैठ जाते हैं। तो डिस्पल्स बोल रहे होते ये दोनों क्या कर रहे हैं, कौन जीता, क्या ये फाइट करेंगे अब की नहीं करेंगे। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे थे बड़ा ज्यादा अजीब है, उन्होंने एक ही बार एक दूसरे की तरफ अटैक किया, फिर ये मेडिटेट करने लग पड़े और कल्टिवेट करने लग पड़े। तो जो रेफरी होता है हवा में वो बोल रहा होता है कि चुप रहो। लू ज़ेंग और हुआ टाइमिंग जो है वो एलाइटमेंट की प्रोसेस में है, जो भी नॉइस मचाएगा उसको क्यूंगन सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। लू ज़ेंग ने अपनी आईज क्लोज की होती है, जब वो अपनी आईज को ओपन करते तो वो अपने आप को एक प्लेस पे पाता है जहाँ पे बड़ी ज्यादा स्वॉर्ड्स होती हैं। लू ज़ेंग सोच रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ और ये स्वॉर्ड कहाँ से आई, और वो सोच रहा था कि क्या होगा अगर मैं इन सभी स्वॉर्ड्स को खा जाऊंगा। तो यहाँ पे तो जुआन लिंग और इमोर्टल टायर वेपन्स भी हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर सकता हूँ। फिर वो एक स्वॉर्ड की तरफ देखता है और बोलता है कि ये स्वॉर्ड तो मुझे डिवाइन वेपन लग रही है। फिर लू ज़ेंग उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है। लू ज़ेंग बड़ा ज्यादा जोर लगा रहा होता है पर वो निकल नहीं रही होती है। लू ज़ेंग फिर अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके निकालने की कोशिश करता है पर वो फिर भी नहीं निकलती है। तो फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है कि ये स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन है और ये एक होली प्लेस है हर स्वॉर्ड मैन के लिए, तुम बड़ी ज्यादा लकी हो कि तुम्हें चांस मिला यहाँ पे आने के लिए। और जो स्वॉर्ड्स हैं ये प्रोजेक्शंस है जो स्वॉर्डमैन्स हैं उनकी स्वॉर्ड की, पूरी दुनिया में स्वॉर्डमैन होते हैं ये उनकी स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पे। अगर ये जुआन टायर वेपन भी होगी फिर भी तुम इसे नहीं निकाल पाओगे। लू ज़ेंग पूछता तुम कौन हो, तो वो आवाज बोलती कि मैं कौन हूँ। वो हंसता है फिर और बोलता है कि मैं तुम्हारे माइंड में हमेशा था और तुमने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया। तो लू ज़ेंग बोलता ग्रीन ड्रैगन, क्या तुम ग्रीन ड्रैगन हो। फिर लू ज़ेंग को ग्रीन ड्रैगन दिखा देता है और वो बोलता है कि हाँ मैं ग्रीन ड्रैगन हूँ जो कि तुम्हारे माइंड में हूँ। लू ज़ेंग बोलता है कि रूल्स क्या स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन के, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो ग्रीन ड्रैगन बोलता है कि जो स्लॉटरिंग होता है मारना और काटना होता है वो हर बार बुरा ही नहीं होता है, अगर उसे सही तरीके से यूज करें तो उसको जस्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और तुम्हारा जो टास्क है वो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्लाइंब करना है इस माउंटेन को और अपने स्वॉर्ड को गार्ड देना है। लू ज़ेंग बोल रहे थे कि ये स्वॉर्ड्स दूसरे पीपल के द्वारा यहाँ पे डाली गई हैं। तो ड्रैगन बोलता है ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी बड़ा। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी यहाँ पे स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन में आने की तो दूसरों के पास क्यों नहीं होगी, पर तुम कितना ऊंचा पहुंच सकते हो इस माउंटेन में वो डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटीज पे। लू ज़ेंग बोलता है कि चढ़ना ही है तो इसमें हार्ड क्या होगा। ड्रैगन हंसता और बोलते है हार्ड, चलो देखते हैं तुम क्या करते हो। हाँ और ऑफ कोर्स अगर तुम ज्यादा ऊपर जाओगे तो तुम्हें अच्छे ज्यादा अवार्ड्स मिलेंगे। लू ज़ेंग थोड़ा सा चलता है और जो स्वॉर्ड्स होती हैं उनसे इंटेंट रिलीज होने लगता है, लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग बोल रहे होते ये स्वॉर्ड इंटेंट है, क्या ये लो ग्रेड जुआन टायर वेपन्स के मास्टर्स रिलीज कर रहे मेरी तरफ। इन्होंने स्वॉर्ड इंटेंट को सिर्फ मैरो रिफाइनिंग स्टेज में ही लर्न कर लिया था। लू ज़ेंग भी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और अपना स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज करता है जो कि होता है शैटरिंग स्वॉर्ड इंटेंट, और बाकी स्वॉर्ड के स्वॉर्ड इंटेंट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उन स्वॉर्ड में से छोटी छोटी लाइट
स्पिरिट्स आ रही होती हैं उसकी तरफ। लूजंग बोल रहे होते चमकने वाली उड़ने वाली चीजें क्या है, तो ड्रैगन बोलता है ये जो ग्लोइंग पार्टिकल्स हैं ये स्पिरिट्स हैं जो कि इन स्वॉर्ड में है। ये स्वॉर्ड में इसलिए होती है ताकि स्वॉर्ड के पास उसका अपना माइंड हो सके। ये जो होता है ये थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप होता है और फिर एक बड़ी स्वॉर्ड स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार ये पार्टिकल्स तुम्हें ज्यादा अमाउंट में मिल जाए तो तुम अपनी स्वॉर्ड बॉडी को भी ग्रो कर सकते हो। फिर लूजंग माउंटेन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे आगे बढ़ ज्यादा स्वॉर्ड स्पिरिट एसेंस मिल गया है। जो स्लोटर माउंटेन है ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है चढ़ने के लिए जैसा मैंने सोचा था। जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि तुम अभी इसलिए बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट को ज्यादा हाई नहीं है। मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम्हारी जो लिमिट होगी वो इस माउंटेन के हाफ पोजीशन तक होगी क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन में आने के लिए और ये ठीक भी है तुम्हारे हिसाब से। लूजंग सोच रहा होता है नहीं मैं यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को पुट नहीं कर सकता, मुझे आगे जाना है। फिर एक स्वॉर्ड वाइब्रेट कर रही होती है। लूजंग सोचता है ये तो एक इमोर्टल स्वॉर्ड है। फिर उस स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड बॉडी बाहर आ जाती है जिसको हम स्वॉर्ड स्पिरिट भी बोल सकते हैं। वो लूजंग की तरफ आ रही होती है अटैक करने के लिए। लूजंग सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है, अब क्या स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन में स्पिरिट्स भी होती हैं? तो जो ड्रैगन होता है बोलते नहीं ये एक स्पिरिट नहीं है, ये एक मैच्योर स्वॉर्ड स्पिरिट है, इसको तुम मारोगे तो तुम्हें भी स्वॉर्ड स्पिरिट एसेंस मिलेगा। फिर लूजंग उससे फाइट करने पड़ता है। लूजंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे क्या मुझे ट्राई करना पड़ेगा असलियत में। फिर लूजंग स्लैश कर देता है उसकी साइड और जो स्पिरिट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो स्पिरिट का एसेंस होता है वो लूजंग की तरफ आ जाता है। फिर ऐसे लूजंग फाइट करता रहता है अलग अलग स्पिरिट से जो की होती है टाइगर, स्नेक और क्रोकोडाइल जो की हिप्पोपोटामस की तरह लग रहा है। लूजंग थक के नीचे बैठ जाता है और जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि वो बच्चे तुम्हें फील हो रहा है जो तुम्हारे अंदर एसेंस गया है, तुम इतने भी बुरे नहीं, तुम आधे रास्ते तक पहुंच गए हो। अब तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे ग्राउंड में डाल देना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन के साथ एक हो जाओगे और तुम्हारे पास इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिनको तुम काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो लूजंग बोलता है यहाँ पे डालना, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे टॉप पे डालनी है अपनी स्वॉर्ड। ड्रैगन बोलता है टॉप पे, फिर वो हंसता है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रेंथ ही होती है लास्ट में जो कामयाब होती है इस दुनिया में। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारी डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम कितना ज्यादा किसी चीज को करना चाहते हो, पर तुम्हारे पास अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो तुम उस चीज को नहीं कर सकते। तो लूजंग अजीब सा मुंह बनाता है और बोलता है नहीं मुझे करना ही है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। फिर लूजंग आगे बढ़ता रहता है और एक स्वॉर्ड की तरफ देखता है। लूजंग सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे लो ग्रेड ज्वान टायर स्वॉर्ड्स क्या कर रही है। लूजंग बोलता है देखो ड्रैगन मैं बोल रहा था ना कि मैं अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो कोई अपने लो ग्रेड ज्वान टायर स्वॉर्ड को भी लेके आया है। तो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है ये बताऊँ इसलिए क्योंकि ये याओये क्लैन का है। ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात है कि वो एक लो ग्रेड ज्वान टायर वेपन को यहाँ पे ला सकते हैं। जो पीपल होते हैं याओये क्लैन के वो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका जो क्लैन है वो बड़ा ज्यादा डेंजरस और डरावना है। जब एक बच्चा पैदा होता है याओये क्लैन का तो उसकी की जो होती है वो ह्यूमन स्काई रैलम के कल्टीवेटर के बराबर होती है और उनके पास बचपन से नेचुरल स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। लूजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि नेचुरल स्पिरिट होती है बचपन से और स्काई रैलम में होते हैं वो। तो जो ड्रैगन होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये जो दुनिया ये बहुत बड़ी है, ये ऐसी चीज नहीं जिसको तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई क्लैन है जो कि याओये क्लैन की तरह स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम ये सोच ही सकते हो कि दुनिया कितनी बड़ी है, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जितना तुम्हारा टैलेंट और लक है मुझे लगता है कि तुम इससे ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स को पा सकते हो। लूजंग को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा होता। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि इस बच्चे की जो विल है वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा है और या फिर मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। लूजंग बोलता है ग्रीन ड्रैगन तुमने जैसे बोला कि मैं एक बड़े ज्यादा लो स्टेटस में पैदा हुआ हूँ और तुमने ऐसा बोला कि मैंने कुछ अचीवमेंट्स पाई है किंग इंसेक्ट में, पर मैं इन अचीवमेंट से खुद के ऊपर प्राउड नहीं फील करूंगा। मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, मैं और रेस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा हमेशा। जो ड्रैगन होता है वो सोच रहा था कि बच्चा बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर ऐसा ही है तो मुझे लगता है कि मैं अपने बाकी के भाइयों को भी उठा सकता हूँ, पर चलो अभी हम क्या ही कर सकते हैं, देख ही सकते हैं इसको। फिर लूजंग आगे की तरफ बढ़ता और एक स्वॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है। वो स्वॉर्ड हिल रही होती है बड़ा खतरनाक तरीके से और एक स्वॉर्ड इंटेंट का स्लैश लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो कोई भी स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं है, क्या ये स्लैश सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट से आया। फिर लूजंग भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उस सिंगल स्लैश के लिए बड़ा ज्यादा स्लैशेस कर देता है और उसे तोड़ देता है। वो स्वॉर्ड फिर भी कांप रही होती है तो लूजंग सोच रहा होता है बड़ा ज्यादा अजीब है, ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा कांप क्यों रही है। फिर वो स्वॉर्ड होती है वो कन्वर्ट होने लग पड़ती है किसी चीज में। जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो स्पिरिट है स्वॉर्ड की एक ह्यूमन की शेप ले रही है। वो स्वॉर्ड स्पिरिट धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लग पड़ती है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट एक फॉर्म को ले रही है, फिर बाद में वो स्वॉर्ड पूरी तरह से एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। भाई क्या ही लग रही है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है, अब मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। वेल क्या बोल रहे हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट ये सुंदर सी वुमेन की बन गई है। ड्रैगन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट जो है एक लड़की है और मुझे ऐसा लग रहा है ये मास्टर लॉन्ग स्वॉर्ड याओये क्लैन की। लूजंग बोलता है सच्ची, पर ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है याओये क्लैन के सोल्जर्स और जनरल की, ये तो बड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल है इंसानों के मुताबिक भी। भाई लूजंग भी पिघल रहा है। लूजंग बोलता है इसका क्या मतलब ये लड़की कहीं पे जिंदा होगी। तो ग्रीन ड्रैगन बोलता है हाँ जो मास्टर्स है यहाँ पे हर एक स्वॉर्ड के जो कि स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन में है वो सभी जिंदा है। जो मर जाते हैं उनके ब्लेड जो होते हैं वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन में चले जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। अगर इस लड़की की स्वॉर्ड यहाँ पे है तो इसका मतलब ये कहीं पे जिंदा होगी इस वर्ल्ड में। लूजंग बोलता है अच्छा ये स्वॉर्ड स्पिरिट याओये क्लैन की किसी की है तो मैं इसको याओये बोलूंगा। वो लड़की होती है वो उसकी स्वॉर्ड के साथ मर्ज हो जाती है और उसकी स्वॉर्ड में एक अलग ही गोल्डन और रेड कलर का ऑरा फैल रहा होता है और उसकी पूरी स्वॉर्ड को सराउंड कर रहा होता है। फिर लूजंग आगे की तरफ बढ़ता रहता है और उसे बड़ी ज्यादा स्वॉर्ड दिखाई देती है ऊपर माउंटेन के ऊपर। तो वहाँ पे उसे एक स्वॉर्ड दिखाई देती है ब्लू कलर की जो कि ग्लो कर रही होती है। लूजंग बोल रहा होता है कि ये तो एक डिवाइन वेपन है। लूजंग उसकी साइड देखने लगता है तो फिर वो जो स्वॉर्ड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक इंसान में। लूजंग बोलता है ये एक और डिवाइन स्वॉर्ड है, पर इसकी जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो रेगुलर डिवाइन स्वॉर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजंग अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ कर देता है। वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही थी कि तुम एक स्काई रैलम के सेकंड लेयर के बच्चे हो और तुम होली स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन में पहुंच गए हो। लूजंग बोलता है तुम एक सिर्फ स्वॉर्ड स्पिरिट हो, तुम बात कैसे कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास थोड़ी सी आत्मा का हिस्सा है, तुम्हारी स्वॉर्ड
स्पिरिट में। तो वो स्पोर्ट्स स्पिरिट बोलती है बच्चे रुक जाओ, यहाँ पे ये कोई प्लेस नहीं है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकते। और लुजंग बोलता मेरा कोई गोल नहीं यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को डालने का, मेरा जो गोल है वो इससे भी ऊपर जाना है। तो वो स्पोर्ट्स स्पिरिट बोलती है इससे ऊपर, मेरा जो गोल था वो भी पे लगाना था उस स्वॉर्ड को, पर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पास कर पाओगे? लुजंग बोलता वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर वो एक दूसरे से फाइट करने लग पड़ते हैं। जो स्पिरिट होती है वो बोल रही होती है कि ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो तुम्हारे स्वॉर्ड टेक्निक्स है वो सिंपल ही है पर बड़ी ज्यादा अच्छी तरह से रिफाइन की गई है, उनमें कोई भी गलती नहीं है, और ऊपर से तुम एक छोटे से स्काई रैलम के सेकंड लेयर के बच्चे हो। लुजंग बोलता है इसका क्या मतलब, मैं स्काई रैलम सेकंड लेयर में हूं तो इसका क्या मतलब मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता हूँ? तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट हो जिसके पास थोड़ी सी आत्मा का हिस्सा है। मेरे पास भी स्वॉर्ड स्पिरिट है और मैं ऊपर से यहाँ पे भी हूँ अपनी पूरी सोल के साथ, तुम क्या सोचते तुम मुझे हरा पाओगे? तो वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती हो पागल बच्चे, मैंने ऑलरेडी लर्न कर ली है बड़े ज्यादा स्वॉर्ड्स को, वो भी 100 सालों तक, और ये काफी है तुम्हें डिफीट करने के लिए। फिर वो लुजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है जिसका नाम होता है फ्लैश फ्रीज, और बोलता है कि मैं तुम्हें फ्रीज कर दूंगा एक आइसक्रीम की तरह, और वो अटैक लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है यही टाइम है योई स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर को आजमाने का। फिर लुजंग भी उसकी तरफ अपना स्वॉर्ड स्लैश कर देता है और उसका मूव गायब हो जाता है स्वॉर्ड स्पिरिट का। स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही थी ये पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारा इतना ज्यादा ब्लड लस्ट वाला ऑरा कैसे हो सकता है, तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर लुजंग उसकी तरफ अटैक कर देता है और वो स्वॉर्ड स्पिरिट गायब हो जाती है, वो स्वॉर्ड द्वारा माउंटेन में लग जाती है और